हेलो 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 माय डियर पिजन्स एंड पिजनियास, क्या हालचाल। अगर मेरी आवाज आप सभी तक आ रही है और वीडियो भी दिखाई पड़ रही है तो कमेंट सेक्शन के अंदर एक बार आग लगा करके बता दीजिए क्या हालचाल, क्या हालचाल, क्या हालचाल। माय डियर पिजन्स एंड पिजनियास, कैसे हैं आप सभी लोग। तो भाई उड़ान 2024 की क्लास में आप सभी प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी का मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि भाई मोस्ट अवेटेड चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी बहुत सारे स्कूल्स के अंदर भाई पहले से ही स्टार्ट हो चुका था, है ना। लेकिन वो बच्चों ने भी एडजस्ट किया हमारे साथ और लाइट को पढ़ा, जो कि ज्यादातर स्कूल्स की सीक्वेंस में लाइट पहले रहता है ना। और एनसीईआरटी की सीक्वेंस में भी लाइट पहले है ना। लेकिन वो बच्चे जो अब तक एडजस्ट करते आए थे कि सर हमारे स्कूल में इलेक्ट्रिसिटी हो गया, हमारे फॉर्मल असेसमेंट्स के अंदर यानी टेस्ट, क्लास टेस्ट जो होते हैं उसके अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया गया था और पूछा गया था, है ना। तो वो सवाल हमसे सर कुछ बन पाए, कुछ नहीं बन पाए, ऐसे ऐसे फीडबैक बहुत आते रहे मेरे पास इंस्टा पर। तो भाई उन सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि भाई आप अब दिल खोल करके, है ना, अपने डाउट्स मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी। कोशिश तो मेरी यही रहेगी कि भाई जैसा डाउट पहले कभी नहीं आते थे आपको, है ना, एक डाउट फ्री डिलीवरी देने की कोशिश होती है मेरी आपको। लेकिन फिर भी डाउट आते हैं, है ना, डाउट आने चाहिए भी, ये अच्छी बात है ना। और उसको हम डाउट क्लियर करते भी हैं, है ना। एसएमई की पूरी टीम पीछे बैठी है क्लियर करने के लिए। मैं एक पूरा सेशन लेकर के आता हूं डाउट्स के लिए, है ना। और ये सेशन हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक डाउट सेशन हम लाइट का ले आए तो बस वो लाइट निपट गया, ऐसा नहीं होता। आगे भी क्वेश्चंस करेंगे और भी डाउट्स आएंगे और भी डाउट सेशन लेकर के आएंगे, रिवीजन सेशन लेकर के आएंगे, बहुत कुछ होने वाला यार, है ना। मैं आपसे बात पूछना चाहता हूं कि स्कूल्स के अंदर जिन बच्चों के पहले लाइट चल रहा था, है ना, क्या स्कूल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हो गया है या हम एक अच्छी खासी स्पीड पर चल रहे हैं, ये बता दो मुझे जरा। स्कूल में इलेक्ट्रिसिटी हो गया है क्या? अच्छा चलो, मेरा सवाल आपसे ये है, मेरा सवाल आपसे ये कि जो टर्म 1 का पेपर होगा आपका, है ना, टर्म 1 का जो आपका सिलेबस होगा, सिलेबस का प्लूरल होता है ना, जो टर्म 1 का सिलेबस है आपका, क्या उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी है ना। टर्म 1 का सिलेबस यानी अगस्त के एंड में, है ना, और सितंबर के मिड तक जो आपके एग्जाम चलते हैं टर्म 1 वाले, है ना, मिड टर्म बोल देते हैं इसको, कुछ स्कूल्स के अंदर मिड टर्म बोलते हैं इसको, है ना, कुछ स्कूल के अंदर टर्म 1 बोलते हैं इसको। तो क्या उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का कंप्लीट चैप्टर है या नहीं है? कंप्लीट चैप्टर है या नहीं है? अगर है तो थम्स अप करना, और अगर नहीं है तो थम्स डाउन करना, ठीक है ना। अगर है तो थम्स अप करना और नहीं है तो थम्स डाउन करना, ठीक है। पोल आ गया होगा अब तक। देसी बालक गामा के हम, देसी बालक गामा के। हाँ जी बताइए। ज्यादातर बच्चे नो दिख रहा है मुझे यहां पर, एक बार अप या डाउन करके बता दो। नहीं पता तो कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं। अगर स्कूल में करवा रहे हैं तो आ जाएगा, मैं आपको बता दूं। हाँ पूछा जा सकता है, केवी में नहीं है। अच्छा केवी वाले बच्चे बहुत सारे हैं, केवी वाले बच्चे हर बार बहुत सारे होते हैं हमारे पास क्योंकि केवी बहुत सारे हैं इसलिए। बता दो जल्दी जल्दी जल्दी, फिर हम इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे। जल्दी जल्दी जल्दी, थम्स अप थम्स डाउन करके फटाफट से बता दीजिए। पोल होता है स्टॉप, और एक बार हम रिजल्ट देख लेते हैं भाई कि क्या सिस्टम है, सिस्टम क्या सिस्टम है, एक बार देख लेते हैं। ओह भाई साहब क्या चल रहा है, ये आधा आधा मामला चल रहा है। चलो पढ़ा देंगे पढ़ा देंगे पढ़ा देंगे, कोशिश करेंगे पूरी 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 कोशिश करेंगे कि सितंबर के फर्स्ट वीक तक, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एक छोटा चैप्टर तो नहीं है मेरे बच्चे, इलेक्ट्रिसिटी कोई छोटा मोटा चैप्टर तो है नहीं, ठीक है ना। इसको आराम से पढ़ना पड़ता है, काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं इसके अंदर, छोटे 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 बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, है ना। और काफी सारे न्यूमेरिकल भी हैं, है ना। जैसा एक लाइट चैप्टर था ना न्यूमेरिकल बेस्ड, ऐसा ही ये चैप्टर भी न्यूमेरिकल बेस्ड ही है ना। तो शुरू करने से पहले मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बतानी थी, वो मैंने बता दी कि भाई ये एक न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है, छोटे छोटे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो सारे जुड़ते हैं और बाद में जुड़ करके बड़े न्यूमेरिकल बनते हैं, ठीक है ना। पहले छोटे कॉन्सेप्ट आएंगे, उन पर न्यूमेरिकल आएंगे, फिर वो सब जुड़ेंगे
और बड़े न्यूमेरिकल आएंगे। ऐसा होता है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, ठीक है ना। तो इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मजे से पढ़ने वाला चैप्टर है, ठीक है ना। मतलब मैं जब अपने टाइम पर, जब मैं ऑफलाइन पढ़ाया करता था, 4 साल मैंने आपको बता रखा है, शायद पहले भी मैंने ऑफलाइन पढ़ाया है ना। उसके बाद 3 साल ऑनलाइन पढ़ा, ये चौथा साल चल रहा है मेरा, यानी 8 साल टोटल हो गए मुझे, 8वां साल ये चल रहा है पढ़ाते हुए। तो जो 4 साल मैंने ऑफलाइन पढ़ाया था ना, उसमें मैं इलेक्ट्रिसिटी ही पहले पढ़ाता था। मेरे को इतना पसंद था ये चैप्टर, मतलब लाइट भी पसंद है ऐसी बात नहीं है। देखो चैप्टर सारे अपने ही है, फिजिक्स तो सारी अपनी है ना। अब उसमें भी क्या मैं सेगमेंटाइजेशन करूं उसकी भी, है ना, क्या कंपार्टमेंटलाइजेशन करूं उसकी। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी मेरे को बहुत अच्छा लगता था शुरू से पढ़ाना, है ना। लेकिन मेरा फेवरेट चैप्टर जो है वो इसके अगले वाला है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। मैग्नेटिज्म पढ़ाने में ज्यादा मजा आता है, मतलब मुझे खुद भी सीखने में ज्यादा मजा आता था मैग्नेटिज्म, जब मैं 12th में पढ़ता था। तो इलेक्ट्रिसिटी ही सबसे पहले पढ़ाता था मैं ऑफलाइन जब पढ़ाया जाता था तो, ठीक है। तो भाई मैं खुद वेट कर रहा था ये चैप्टर कब आएगा, है ना। इस चैप्टर के अंदर बहुत मजा आता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे डीप रूटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन कम कम है, छोटे छोटे हैं, उन पर न्यूमेरिकल भी हैं। तो आज एक कंप्लीट पैकेज रहने वाला है हमारा, ये जो लेक्चर नंबर 1 रहने वाला है इलेक्ट्रिसिटी का। तो एक बार कंटेंट देख लेते हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज हम। इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ेंगे, चार्ज कैसे अपीयर होता है वो देखेंगे, कुछ चार्जेस की प्रॉपर्टीज हैं उनको भी समझेंगे कि चार्ज होता क्या है, और चार्ज होता क्या है से बात तो बनती नहीं ना। चार्ज की क्या क्या खासियत है, चार्ज कैसा कैसा बिहेव करता है, चार्ज के काम क्या क्या हैं, ये सारी बातें कहां समझ में आएंगी, प्रॉपर्टीज पढ़ने पर आएंगी, ठीक है ना। उसके बाद इलेक्ट्रिकल सब्सटेंसेस कौन कौन से होते हैं भाई, कंडक्टर होता है, इंसुलेटर होता है, सेमीकंडक्टर होता है। तो ये सब क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इनका नेचर, इनका बिहेवियर कैसा है, पढ़ेंगे। उसके बाद आता है 5th कि मोशन में जब चार्ज आ जाएगा, यानी जब करंट बन जाएगा तब क्या होता है। तो चैप्टर का नाम इलेक्ट्रिसिटी है ना। तो इसके अंदर हम चार्ज के अराउंड चीजों को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चार्ज से बात स्टार्ट होगी सबसे पहले तो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं भाई, ठीक है। तो सबसे पहले चार्ज, जिसका पूरा नाम इलेक्ट्रिक चार्ज है, ठीक है ना। यानी ये जो चार्ज की बात हो रही है, ये उन पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज की बात हो रही है जो बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं। जैसे आपने एटम तो पढ़ा है 9th क्लास के अंदर, एटम के बारे में तो जानते हो ना, है ना। अब एटम के अंदर कौन कौन होता है, अरे बता दो। प्रोटॉन होता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है ना। इलेक्ट्रॉन होता है जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कैसा पार्टिकल है ये, बता सकते हो क्या, न्यूट्रॉन कैसा पार्टिकल है ये, न्यूट्रॉन कैसा पार्टिकल है ये, न्यूट्रॉन कैसा पार्टिकल है ये, न्यूट्रल पार्टिकल है। बहुत बढ़िया, सही सही जवाब है बिल्कुल ये। देखो अगर आप न्यूट्रॉन को ये मानते हो कि वो एक चार्जलेस पार्टिकल है, चार्जलेस, ठीक है, तो आप गलत कह रहे हो, बेटा। न्यूट्रॉन चार्जलेस नहीं होता, न्यूट्रॉन नो चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन का नेट चार्ज 0 होता है। यानी वो असल में कैसा पार्टिकल है, वो एक न्यूट्रल पार्टिकल है। दोनों में फर्क है, एक चीज को चार्जलेस कह देना और एक चीज को न्यूट्रल कह देना, दोनों में अंतर होता है। क्या अंतर है पता है, चार्जलेस का मतलब यह हुआ कि भाई इसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है, ना इस पर पॉजिटिव है ना इस पर नेगेटिव है। लेकिन अगर मैं यह बोलूं कि न्यूट्रॉन पर दोनों चार्ज बराबर मात्रा में है, मतलब जितना प्लस है उतना ही माइनस है, तो आपस में कट गया। इसके साथ ये वाला सीन है, इसको हम चार्जलेस नहीं कह सकते, इसको हम न्यूट्रल कहेंगे, क्योंकि इसके पास जितना पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव होता है, दोनों बराबर मात्रा में होते हैं। दोनों का मैग्नीट्यूड समझते हो ना, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, वैल्यू, जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, आपस में कट के खत्म, आपस में कट के 0, आपस में कट के न्यूट्रलाइज्ड। एसिड ने बेस को मार डाला, क्या बना, सॉल्ट बना और वाटर बना, पढ़ा है ना। एसिड और बेस ने आपस में क्या कर दिया, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया, है ना। लेकिन कंटेंट तो दोनों का है ना। जो सॉल्ट बना है वो एसिड का एनायन और बेस का कैटायन लेके बना है, आया ना। और जो बचा हुआ H+ और बेस का छोड़ा हुआ OH- उसने मिलकर क्या बना लिया, पानी। तो कंटेंट तो बैठा है लेकिन वो न्यूट्रल फॉर्म में है, कंटेंट तो बैठा है ना, लेकिन वो न्यूट्रल फॉर्म में बैठा है। बस ऐसा ही कुछ यहां पर भी है, इसके पास जितना, न्यूट्रॉन के पास जितना प्लस में चार्ज है उतना ही माइनस में चार्ज है। इसलिए गलती से भी इसको चार्जलेस मत कह देना, इसको नो चार्ज वाला मत कह देना, आप इसको न्यूट्रल कहो,
आप यह कह सकते हो कि इसका नेट चार्ज 0 है, इस पर टोटल चार्ज 0 है, ऐसा कहना उचित है। ठीक है, ऐसा कहना उचित है। तो बात को समझ जाना। मिसकंसेप्शन होती है बच्चों को ये कि न्यूट्रॉन है तो भाई इस पे कोई चार्ज नहीं है। ना 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 ना, ऐसा नहीं है। इस पूरे ब्रह्मांड में, बात को ध्यान से सुन लो, इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई मैटर नहीं है जिस पर चार्ज नहीं है। क्या बोला, क्या बोला, एक बार रिपीट करो, मेरे साथ साथ रिपीट करो। इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई मटेरियल नहीं है, ऐसा कोई मैटर नहीं है जिस पर चार्ज ना हो। चार्ज हर मैटर में है, हर मटेरियल में है, क्योंकि हर मटेरियल एटमों से मिलकर बना है और एटमों के पास प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन है। समझ गए ना? तो प्रोटॉन के पास प्लस का चार्ज, इलेक्ट्रॉन के पास माइनस का चार्ज और न्यूट्रॉन के पास न्यूट्रल बॉडी है वो। समझ गए ना? तो ऐसा नहीं कह सकते हम, ऐसा नहीं कह सकते हम कि कोई बॉडी में चार्ज नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते हम। यह कह सकते हैं हां उस पर नेट चार्ज 0 है। जैसे एटम, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। एटॉमिक नंबर सोडियम का अगर 11 है, अगर एटॉमिक नंबर सोडियम का 11 है तो इसका मतलब उसके पास 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है, और जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, मार दिया एक दूसरे को, दोनों पर चार्ज सेम होता है, काट के मार दिया तो नेट चार्ज क्या आ गया? 0। तो कोई भी एटम पर नेट चार्ज क्या होता है? 0। यही बात कही थी रदरफोर्ड जी ने, यही बात कही थी नील्स बोर ने, और यही बात कही थी जे थॉमसन ने भी। तीनों साइंटिस्टों ने सेम बात बोली है कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि उसके पास जितने मैग्नीट्यूड का पॉजिटिव चार्ज है उतने ही मैग्नीट्यूड का नेगेटिव चार्ज भी है ना? तो रदरफोर्ड कह गए, नील्स बोर कह गए और जे थॉमसन भी सेम बात कह गए कि एटम कैसा है? न्यूट्रल पार्टिकल है, क्योंकि उसके पास जितना प्लस होता है उतना ही माइनस होता है। समझ गए ना? अच्छा, चार्ज की कहानी कोई आजकल की सुनी हो तो नहीं है आपकी। चार्ज की बातें तो आप छठी से सुन रहे हो, है ना? कि प्लस प्लस का चार्ज रिपेल करता है, माइनस माइनस का चार्ज रिपेल करता है और प्लस माइनस का चार्ज अट्रैक्ट करता है। क्या ये बातें मेरे मुंह से पहली बार सुनी है क्या? नहीं, ये बातें तो छठी से सुनते आ रहे हो, है ना? कि प्लस प्लस रिपेल, माइनस माइनस रिपेल और प्लस माइनस अट्रैक्ट करता है। हाँ कि ना? सुना हुआ पहले भी है ना? तो चार्जेस की ये जो प्रॉपर्टी है, बात को समझना, चार्जेस की ये जो प्रॉपर्टी है कि अट्रैक्ट करना और रिपेल करना, है ना? सेम चार्ज वाला, वो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये वाली जो बातें हैं ना, यही बातों से चार्ज अपनी मुख्यता की ओर जाता, यानी उसका मुख्य काम यही है। चार्ज का मेन काम, मुख्य काम है यही, इसी से चार्ज को डिफाइन करते हैं। जो चार्ज की अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है ना, रिपल्सिव प्रॉपर्टी है ना, इसी से चार्ज को डिफाइन भी किया जाता है। और चार्ज की डेफिनेशन सुननी हो तो पीछे देख लो क्या लिखा हुआ है। आओ मेरे साथ साथ पढ़ो जरा। चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर। मैंने आपसे क्या कहा था? कोई मैटर ऐसा नहीं है जिस पर चार्ज ना हो। चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है, यह गुण का नाम है। बात को समझना, प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? गुण, है ना? प्रॉपर्टी क्या है? गुण है, ये खासियत है। ये किसकी? मैटर की। तो मैटर की क्या है? प्रॉपर्टी है जिसका नाम चार्ज है। समझ गए ना? हम ये नहीं कह सकते वो देखो वो देखो वो देखो चार्ज चल के जा रहा है, ये देखो इस चीज का नाम चार्ज है, वो देखो उस चीज का नाम चार्ज है। किसी चीज का नाम चार्ज नहीं हो सकता कभी भी। किसी एंटिटी का नाम, किसी ऑब्जेक्ट का नाम चार्ज नहीं हो सकता। चार्ज एक गुण का नाम है। चार्ज एक गुण है, गुण का नाम चार्ज है, प्रॉपर्टी का नाम चार्ज है। चीज का नाम चार्ज नहीं होता कभी भी। बात को ध्यान से सुन लेना, ठीक है ना? वो देखो वो चार्ज उड़ता हुआ जा रहा है, वो देखो मेरे अंदर चार्ज घुस गया है, देखो मेरे मुंह से चार्ज बाहर निकल रहा है। चार्ज ऐसी कोई चीज है ही नहीं। समझ में आई ना? चार्ज तो गुण का नाम है, और वो गुण किसका है? मैटर का। वो गुण किसका है भाई? मैटर का। तो चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो मैटर के साथ हमेशा से एसोसिएटेड रहती है। जैसे मास, है ना? मास भी तो मैटर के साथ एसोसिएटेड रहता है। याद है मैटर की क्या डेफिनेशन थी? क्लास 9th केमिस्ट्री, क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। क्या होता है मैटर? मैटर इज द वन विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। याद है ना? मैटर वो जिसके पास मास हो, और मैटर वो जिसके पास वॉल्यूम हो, जगह घेर सकता हो। लेकिन एक बात बतानी वहां भूल जाते हैं, एक बात बतानी ये एनसीईआरटी वाले भूल जाते हैं कि भाई मैटर वो भी है जिसके पास चार्ज भी होगा। ठीक है ना? चार्ज मैटर के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता।
चार्ज मैटर के ऊपर चढ़ के जाता है, वो मैटर क्या ही गुण है, वो मैटर का ही गुण है, यही लिखा हुआ पहली लाइन के अंदर, ठीक है। तो चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस, जिसकी वजह से वो क्या क्या करता है, सुनो कारनामे, सुनो कारनामे, सुनो क्या करता है, इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स, यानी इलेक्ट्रिकल इफेक्ट भी चार्ज के कारण से होता है और मैग्नेटिक इफेक्ट भी चार्ज के कारण से होता है। यह बात लेकिन अभी नहीं बताऊंगा, अगले चैप्टर की वेट करनी पड़ेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आता है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, वहां पर इस मैग्नेटिक इफेक्ट की बात करेंगे, अभी इसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। अभी हम सिर्फ क्या बात करेंगे भाई कि चार्ज क्या दिखाता है, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट दिखाता है, यानी प्लस प्लस वाला रिपेल करता है, माइनस माइनस वाला रिपेल करता है और प्लस माइनस वाला अट्रैक्ट करता है, ठीक है ना। तो चार्ज की परिभाषा क्लियर है कि नहीं, बता दो एक बार कमेंट सेक्शन में, आग लगा के बतानी है, जल्दी से बता दो। क्या चार्ज समझ में आया, क्या चार्ज का इंट्रोडक्शन समझ में आया कि चार्ज क्या चीज है। चार्ज एक मैटर का गुण ही है, चार्ज एक मटेरियल की प्रॉपर्टी ही है, जिसकी वजह से वो दूसरे मैटर पर इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाता है या मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आग लगाने के लिए आप सभी का। आगे चलते हैं भाई। चार्ज जैसे कि एक क्वांटिटी है, क्योंकि भाई चार्ज अगर है तो उसको नापा तोला भी जाएगा ना फिजिक्स के अंदर। अगर चार्ज है, प्रॉपर्टी है, ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ उसकी क्वांटिफिकेशन तो होगी ना। तो उसकी जो क्वांटिफिकेशन करते हैं, उसको जो नापते तोलते हैं, उसकी ऐसा यूनिट है कूलाम्ब, COULOMB, कूलाम्ब, COULOMB, और C से उसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। चार्ज को डिनोट करते हैं Q से, ठीक है ना। चार्ज को डिनोट किससे करते हैं, Q से। Q बड़ा भी हो सकता है और कभी कभी इसको छोटा भी लेते हैं, आपके सिलेबस में ऐसे बड़ा ही है, आपके सिलेबस में बड़ा ही है हमेशा, ठीक है ना। तो चार्ज को डिनोट करते हैं Q से या स्मॉल q से, ठीक है, और उसकी यूनिट है कूलाम्ब। तो चार्ज को मेजर किया जाएगा किसमें, कूलाम्ब में, ठीक है ना। 1 कूलम का चार्ज, 2 कूलम का चार्ज, 10 कूलम का चार्ज, 1000 कूलम का चार्ज, 10 की पावर 5 कूलम का चार्ज, 10 की पावर -3 कूलम का चार्ज। कुछ यूनिट्स बता देता हूं आपको काम की, देखो ऐसे लिखते हैं, Q इज इक्वल टू 2 कूलम्ब, Q इज इक्वल टू 5 कूलम्ब, ऐसे लिखा जाएगा चार्ज को, ठीक है ना। कूलम्ब क्या है, इसकी यूनिट है। सही है, सही है ना। अच्छा, कुछ छोटी यूनिट भी सुनो, कुछ छोटी यूनिट भी सुनो। अब एक यूनिट और होती है जिसको बोलते हैं मिली कूलम्ब, MC, छोटा m बड़ा C, और एक होती है माइक्रो कूलम्ब। तो 1 मिली कूलम्ब के अंदर 10 की पावर -3 कूलम्ब होता है और 1 माइक्रो कूलम्ब के अंदर 10 की पावर -6 कूलम्ब होता है। ये आपको ध्यान रखना, काम आता है ये। इसको अपने पास डब्बा बंद करके नोट्स में नोट करेंगे आप बाद में, ठीक है ना। पहले लेक्चर पूरा सुन लो, लेक्चर पूरा समझ लो, उसके बाद नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो मिली कूलम्ब का मतलब 10 की पावर -3, और माइक्रो सिंबल म्यू सिंबल है, ये म्यू सिंबल है, म्यू, ठीक है ना, म्यू सिंबल है। माइक्रो कूलम्ब होता है 10 की पावर -6, ठीक जी। यहां आपको दिख रहा है प्लस चार्ज माइनस चार्ज एक दूसरे को क्या करते हुए, अट्रैक्ट करते हुए। सही है, सही है, ठीक। आगे सुनो। अब देखो, ये बात मैं आपसे कर चुका हूं पहले भी, लेकिन फिर भी सुन लो। सवाल उठता है, सवाल क्या उठता है, वेयर डज द चार्ज प्रेजेंट इन द यूनिवर्स। इस पूरे ब्रह्मांड में चार्ज है कहां, इस पूरे ब्रह्मांड में चार्ज है कहां, चार्ज प्रेजेंट कहां है इस पूरे यूनिवर्स के अंदर, है ना। जादू देख रहे हो, जादूगर आ गया, जादू दिखाएगा। चार्ज प्रेजेंट इन द यूनिवर्स, इस पूरे ब्रह्मांड में चार्ज है कहां। तो भाई चार्ज तो मैटर पर है ना। अब मैटर तो ये मेरी स्किन भी है, मैटर तो ये पेन भी है, मैटर तो ये बाल भी है, मैटर तो आप भी हो, आपके सामने जितने ऑब्जेक्ट पड़े हैं वो सब मैटर हैं। तो सब में चार्ज है क्या, हां भाई सब में चार्ज है, सब में चार्ज है क्या, हां भाई सब में चार्ज है। ये देखो पढ़ो, चार्ज इज फंडामेंटली प्रेजेंट ऑन द एलिमेंट्री पार्टिकल्स। कौन से पार्टिकल है भाई, ये एलिमेंट्री पार्टिकल क्या होते हैं भाई। एलिमेंट्री पार्टिकल का मतलब प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इनकी बात हो रही है ना। यानी इलेक्ट्रॉन जिन पर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन जिन पर पॉजिटिव चार्ज है, और न्यूट्रॉन जो क्या होते हैं भाई, न्यूट्रल होते हैं, आर न्यूट्रल इन नेचर। ऑल ऑफ देम आर प्रेजेंट इनसाइड द एटम। ये सब किसमें प्रेजेंट है भाई, एटम में, है ना। और एटम कंबाइन करके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। क्लास 9th केमिस्ट्री की बातें, है ना। एटम कंबाइन होकर क्या बनाता है, मॉलिक्यूल बनाता है, हाँ कि ना।
एटम कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल से मिलकर के पूरा यूनिवर्स बना हुआ है भाई। आया ना? अरे हमारी हड्डियां कैल्शियम कार्बोनेट, हमारे दांत कैल्शियम फॉस्फेट, हमारी स्किन सिलिकॉन डाइऑक्साइड। कितनी जगह पर केमिस्ट्री है? सब जगह पर केमिस्ट्री है भाई, है ना? हमारी पूरी बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट केमिकल कंपोनेंट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड्स हैं, बहुत सारे प्रोटीनों से मिलकर के हमारी बॉडी बनी है, बहुत सारे फैट से मिलकर के हमारी बॉडी बनी है, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स यूज होते हैं, है ना? हम जब एनर्जी लगाते हैं किसी चीज के अंदर तो वो कार्बोहाइड्रेट्स ही तो यूज होते हैं। तो इन सभी से मिलकर क्या बनी है? हमारी बॉडी बनी है, हाँ कि ना? तो कार्बन के कंपाउंड फैले हुए हैं हमारी बॉडी में, हाइड्रोजन के कंपाउंड फैले हैं हमारी बॉडी में, ऑक्सीजन के कंपाउंड फैले हमारी बॉडी में, नाइट्रोजन के कंपाउंड फैले हमारी बॉडी में। तो उन सब में चार्ज ही तो है, यानी केमिस्ट्री का बेसिस फिजिक्स ही तो है। फिजिक्स इज द फंडामेंटल साइंस जिस पर केमिस्ट्री बनी हुई है, और केमिस्ट्री को फर्दर यूज करके बायोलॉजी बनी हुई है। अगर आप बायोलॉजी के कोर में जाओगे तो केमिकल तक रुक जाओगे, फिर केमिकल पढ़ोगे केमिस्ट्री में, उसके कोर में जाओगे तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन आएंगी। वो फोर्सेस कहां पढ़ोगे? फिजिक्स में, ठीक है ना? तो फिजिक्स क्या है भाई? फिजिक्स इज द फंडामेंटल साइंस, फिजिक्स इज द बेसिक साइंस जिससे मिलके केमिस्ट्री यूज होती है, केमिस्ट्री यूज करती है, और फिर केमिस्ट्री को यूज करके बायोलॉजी बनी हुई है, ठीक है जी? तो इसलिए आप कोर पढ़ रहे हो, चार्जेस कोर हैं, चार्जेस की बातें ही होती हैं, तभी केमिस्ट्री पूरी बन रखी है, ठीक है ना? पूरी केमिस्ट्री बनी ही चार्जेस के कोर पर है कि चार्जेस बॉन्ड बनते हैं, बॉन्ड बन गया अट्रैक्शन से, बॉन्ड टूट गया रिपल्शन से, एनर्जी दे दी, बॉन्ड भाग गया, इलेक्ट्रॉन निकल के भाग गया। क्यों? चार्ज इकट्ठा नहीं कर पाया, चार्ज एक दूसरे पर फोर्स नहीं लगा पाया, तो कोई और फोर्स आ गई और ओवरकम करने के लिए काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। ये सब फिजिक्स ही तो है, ठीक है जी? तो केमिस्ट्री के कोर में फिजिक्स है, बायोलॉजी के कोर में केमिस्ट्री है ना? और फिजिक्स पढ़ने के लिए चाहिए मैथ्स, ठीक है? तो इसलिए मैथ्स तो टूल है फिजिक्स को पढ़ने का। मैथ्स तो अच्छी सीखनी ही पड़ेगी, मैथ्स तो अच्छी करनी ही पड़ेगी अगर फिजिक्स को अच्छा करना है तो। और ये मैं आज की बात नहीं कर रहा, ये मैं तब तक की बात कर रहा हूं जब तक आपके पास फिजिक्स है। जब तक आप फिजिक्स को पढ़ते रहोगे आपको मैथ्स पढ़नी पड़ेगी, ठीक है जी? चलो बढ़िया। तो समझ में आया ना, इस पूरे ब्रह्मांड में कहां चार्ज है? चार्ज कहां है? चार्ज एलिमेंट्री पार्टिकल्स पर है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पर है। उनसे मिलके एटम बने, उनसे मिलके मॉलिक्यूल बने, और मॉलिक्यूल से मिलके पूरा संसार बना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब भाई एक बात आपके बहुत समझने वाली है, दीदी के भी समझने वाली है और आपके भी समझने वाली है। समझने वाली बात यह है कि चार्ज एक ऐसी चीज होती है, चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है, चीज मैं फिर नहीं बोलूंगा, तुम मेरी गर्दन पकड़ लोगे आके, सर अभी तो आप मना कर दे, चार्ज कोई चीज नहीं होती। अब आप कह रहे हो चार्ज चीज होती है, चार्ज कोई एंटिटी नहीं है भाई, बात को समझो। चार्ज एक प्रॉपर्टी है, गुण है ना? चार्ज एक गुण है, तो ये गुण ना कभी खत्म नहीं होता, और ये गुण कभी बनता भी नहीं है। मतलब ये जैसा था वैसा ही है, ठीक है ना? इसे बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसे बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जैसे आपने पढ़ा होगा 9th क्लास की चैप्टर नंबर 3 में लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जो एंटोनी एल लवॉइजर और बी प्राउस्ट के दिए हुए हैं। दोनों को बाप कहा जाता है केमिस्ट्री का, है ना? फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनी एल लवॉइजर साहब थे। तो लवॉइजर साहब ने जो केमिकल कॉम्बिनेशन का पहला लॉ दिया था वो दिया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पढ़ा था ना कि भाई मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। पढ़ा था ना? ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना मास कभी नया बनता है और ना बना हुआ मास कभी नष्ट होता है ना? तो जब मास नया नहीं बनता, मास नष्ट नहीं होता, तो मास की ही तो प्रॉपर्टी चार्ज है। तो चार्ज भी कभी नया नहीं बनता, चार्ज भी कभी नष्ट नहीं होता। समझ गए ना? तो चार्ज भी कभी नया नहीं बनेगा, चार्ज कभी नष्ट यानी बर्बाद यानी खत्म यानी उसकी एग्जिस्टेंस ही चली जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। चार्ज बस एक जगह से दूसरी जगह पे क्या होता है? ट्रांसफर होता है। चार्ज एक जगह से दूसरी जगह पर क्या होता है? ट्रांसफर होता है, बस। समझे बात को? समझे ना? तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? अपीयरेंस ऑफ चार्ज, यानी चार्ज का दिखना चालू होना। मैं यहां पर यह नहीं लिख रहा कि चार्ज पैदा हो गया, नया चार्ज पैदा नहीं हो सकता भाई, और पैदा हुआ चार्ज कभी मरता नहीं है। देखो भाई, मरेगा वो जो पैदा हुआ है, सिद्धांत है, बेसिक सा लॉजिकल सिद्धांत है ये। तो मरता वही है जो कभी ना कभी पैदा हुआ है ना? मैं भी एक दिन मरूंगा क्योंकि पैदा हुआ हूं,
ठीक है ना भाई। कोई भी चीज अगर निर्माण की गई है तो वो नष्ट भी हो सकती है, लेकिन वो चीज जो कभी निर्माण ही नहीं हुई वो कभी नष्ट भी नहीं होगी। जो आदिकाल से है वो आदिकाल तक रहेगा, जो सनातन काल से है वो सनातन के एंड तक रहेगा, मतलब एंड तो होगा ही नहीं कभी उसका। समझ गया ना, इसी को सनातन कहते हैं, इसी को आदि कहते हैं। जिसका आदि नहीं है और जिसका अंत भी नहीं है वो चार्ज है, वो एनर्जी है, वो मास है, वो मोमेंटम है ना। ऐसी 5 कंजर्वेशन के लॉज फिजिक्स में सिखाए जाते हैं, ठीक है ना। कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये 5 ऐसे कंजर्वेशन के लॉज हैं जो आपको फिजिक्स की किताबों में मिल जाएंगे, ठीक है ना। मैं यहां पर भगवान की बात नहीं कर रहा हूं, परमात्मा की बात नहीं कर रहा हूं। परमात्मा की बात साइंस नहीं करेगी कभी भी, क्योंकि साइंस तो मैटर की बात करती है, साइंस तो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड सिखाती है। अगर आपको इममटीरियल वर्ल्ड के बारे में पढ़ना है कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, उनके बीच का रिश्ता क्या है, तो भाई आध्यात्मिकता पढ़नी पड़ती है। उसके लिए सब्जेक्ट साइंस नहीं है। वो लोग बेवकूफ हैं, वो लोग वाकई बेवकूफ हैं जो साइंस को ज्यादा पढ़ के और परमात्मा को निगलेक्ट कर देते हैं। साइंस को ज्यादा पढ़ के परमात्मा से डिनायल कर देते हैं, डिनायल मोड में चले जाते हैं। नहीं, भगवान तो हो नहीं सकता, क्यों? साइंस की किताब में लिखा ही नहीं है। अरे तो भाई मैथ्स की किताब में, मैथ्स की बुक में क्या हिंदी की व्याकरण मिलेगी क्या? साइंस की किताब में क्या संस्कृत की वर्णमाला मिलेगी क्या? नहीं ना। अगर आपको संस्कृत जाननी है तो संस्कृत की किताब उठाओ, हिंदी जाननी है तो हिंदी की किताब उठाओ, और अगर मटीरियल वर्ल्ड के बारे में जानना है तो साइंस की किताब उठाओ, अगर गणित जानना है तो गणित की पुस्तक उठाओ, धरती के बारे में जानना है ज्योग्राफी की उठाओ, इतिहास के बारे में जानना है हिस्ट्री की उठाओ, और परमात्मा के बारे में जानना है तो आध्यात्मिक पुस्तक उठाओ। साइंस की पुस्तक नहीं मिलती है ना। तो बच्चे यहां पर जो लिख रहे हैं कि सर जो आप आदिकाल से बात कर रहे हो वो परमात्मा के बारे में कर रहे हो क्या? नहीं भाई, मैं कौन होता हूं परमात्मा के बारे में पढ़ाने वाला? मैं नहीं पढ़ा सकता भाई, मेरी वो औकात नहीं है, मेरी वो एलिजिबिलिटी नहीं है। मेरा बोलना परमात्मा के ऊपर लेजिटिमेट नहीं है। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि साइंस क्या पढ़ाती है। साइंस परमात्मा के बारे में कभी नहीं पढ़ाएगी, क्योंकि साइंस बात करती है मटेरियल वर्ल्ड के बारे में, ठीक है ना। तो अगर महादेव के बारे में जानना है, परमात्मा के बारे में जानना है, आत्मा परमात्मा ये सब क्या चीजें हैं, ठीक है ना, तो आपको फिर साइंस से बाहर निकल करके आध्यात्मिकता की पुस्तकें पढ़नी पड़ेंगी। उस सब्जेक्ट का नाम है स्पिरिचुअलिज्म, उस सब्जेक्ट का नाम है आध्यात्म, है ना। तो वो किताबें नहीं पढ़ाई जाती बेटा, एनसीईआरटी वो किताबें नहीं छापती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बात मैं कर रहा था कि चार्ज ना कभी नया बनता है, ना बना हुआ चार्ज कभी नष्ट होता है। यह भी एक नेचर का नियम है ना। यह भी एक नेचर का नियम है कि ना चार्ज कभी नया बनेगा और ना बना हुआ चार्ज कभी नष्ट होगा। तो चार्ज केवल अपीयर हो सकता है, दिख सकता है। दिख सकता है, कैसे दिखता है बात करते हैं इस बारे में। चार्ज कैसे दिखने लगता है बात करते हैं इस बारे में। देखो अभी इसमें से कुछ मत पढ़ना, ठीक है ना। जो मैं बना रहा हूं सिर्फ उसको, उसके ऊपर फोकस करना, ठीक है। मान लो एक बॉडी है, ठीक है। मान लो जी क्या है, एक बॉडी है, ये रही वो बॉडी, ठीक है। इस बॉडी के पास 7 इलेक्ट्रॉन है और 7 ही प्रोटॉन है, ठीक है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि उसके ऊपर नेट चार्ज कितना है। इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज कितना है? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। शाबाश भाई, 0। बढ़िया बढ़िया, है ना, क्योंकि जितना प्लस है उतना ही माइनस है, दोनों पर सेम चार्ज होता है, तो दोनों का चार्ज आपस में कट गया, टोटल हो गया 0, ठीक है ना। लेकिन अगर मैंने इसमें से कुछ 2-3 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, चलो निकाल ही लेता हूं। मैंने इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, निकाल लिए बाहर, ठीक है ना। 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए मैंने इसमें से, रिमूव कर दिए, निकाल दिए बाहर। 3 इलेक्ट्रॉन मैंने बाहर निकाल दिए इसमें से। तो जब मैंने बाहर निकाल दिए तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे और कितने प्रोटॉन हो गए, बताना जरा भाई। प्रोटॉन तो नहीं छेड़े ना, तो 7 ही रहेंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने चले गए, 7 में से 3 चले गए, कितने बचे, 4 बचे भाई, 4 बचे। भाई साहब इस पर नेट चार्ज पॉजिटिव वाला डोमिनेट करने लगेगा, है ना। 4 वाला, मतलब 7 में से 4 गए, 3,
तो 3 प्रोटॉनों का चार्ज जो है वो डोमिनेट करने लगेगा। तो ऐसे में हम क्या बोलेंगे, ये बॉडी कैसी हो गई है, ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गई है। मतलब इलेक्ट्रॉनों को हटाने से, इलेक्ट्रॉनों के हटा देने से प्रोटॉन तगड़े हो गए, वो चौड़े होके घूम रहे हैं पूरे इलाके में। हाँ भाई, कोई नहीं हमारी टक्कर का, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। पहले टक्कर बराबर की थी तो नेट चार्ज क्या था, 0, लेकिन अब टक्कर बराबर की नहीं है, 4 ने 4 को मार दिया, 3 बचे अभी भी, है ना। तो ये बॉडी कैसी हो जाएगी, ये बॉडी हो जाएगी पॉजिटिव। समझ में आया, ऐसे चार्ज अपीयर होने लगता है। हां जी, ऐसे चार्ज अपीयर होने लगता है। मुझे एक बात बताओ, इसमें से तीन इलेक्ट्रॉन मैंने रिमूव ही तो किए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन मैंने हटाए ही तो हैं, है ना। लेकिन हुआ क्या, हुआ यह कि प्रोटॉन उतने ही थे 7 के साथ, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई, कम हो गई। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई, कम हो गई, और ये बॉडी अपने आप क्या बन गई, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है ना। अच्छा, अब सिनेरियो नंबर 2 लेते हैं, सीन नंबर 2। सीन नंबर 2 में मैंने क्या किया कि इसी बॉडी पर, जो कि पहले से टोटल जिसका चार्ज 0 था, उसी बॉडी पर मैंने इस बार 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। पहले रिमूव किए थे, 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए थे, अब 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। ऐड करने पर हां जी, ऐड करने पर कितने इलेक्ट्रॉन टोटल हो गए भाई, 7 में 2 जोड़ दिए, 9 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल, और 7 प्रोटॉन अभी वैसे के वैसे ही हैं। हां जी, क्या कहते हो अब, कौन सा चार्ज अपीयर होगा, शाबाश, समझ में आया। तो चार्ज क्या हो गया, चार्ज अपीयर होना, दिखना चालू हो जाता है। तो बात को समझना, बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं बच्चे यहां पर। ये बॉडी कैसी हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। ठीक है ना। हुआ क्या बेटा, बात को समझो, ये मैंने जो किया इससे हुआ क्या, इससे हुआ सिर्फ इतना, इससे हुआ केवल इतना कि जो न्यूट्रल बॉडी थी ना, उसमें जो संतुलन बना हुआ था ना, बात को समझना, जो चार्जेस का बैलेंस बना हुआ था ना, वो बैलेंस मैंने बिगाड़ दिया। मैं कभी प्लस को ऊपर ले गया इलेक्ट्रॉन हटा के, है ना, और कभी मैं इलेक्ट्रॉनों को ही ऊपर ले गया, प्लस को उतना ही रखा, है ना। दोनों केस में मैंने प्रोटॉन उतने ही रखे हैं, लेकिन एक बार मैंने इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा दिए तो प्लस डोमिनेट करने लगा, फिर एक बार मैंने इलेक्ट्रॉन ऐड करवा दिए तो भाई नेगेटिव वाला डोमिनेट करने लगा। तो यहां पर बात समझ में आ रही है, जब भी लॉस होगा इलेक्ट्रॉन्स का, देखो क्या लिखा हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब भी इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे पॉजिटिव हो जाएगी बॉडी, और जब भी इलेक्ट्रॉनों का गेन होगा यानी इलेक्ट्रॉन डाले जाएंगे नेगेटिव हो जाएगी बॉडी। समझ में आया तो आग लगाओ, जल्दी से समझ में आया तो आग लगाओ। जब इलेक्ट्रॉनों का लूज होगा यानी इलेक्ट्रॉन निकल के भागेंगे तो प्रोटॉन चौड़े होकर घूमेंगे, अपने आप बॉडी पॉजिटिव हो जाएगी। और जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा कर दूंगा, फिर संतुलन बिगाड़ दिया तो फिर नेगेटिव हो जाएगी बॉडी। समझ गए ना भाई। तो ऐसे ही किसी बॉडी को नेगेटिव या पॉजिटिव बनाया जाता है। एग्जांपल दूं भाई, सोडियम मेटल, जब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाता है तो वो कैटायन बन जाता है सोडियम का, है ना। और क्लोरीन, जब उसमें एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया जाता है, 287 होता है ना उसका एटॉमिक नंबर, 17 है ना, तो 2 8 7 एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो वो नेगेटिवली चार्ज बन जाता है। तो यही तो हो रहा है यहां पर भी, कोई नई बात थोड़ी सिखाई है। अबे केमिस्ट्री है ये बिल्कुल केमिस्ट्री का बेसिस ही तो है। आप जब इलेक्ट्रॉन निकाल ले जाते हो मेटलों में से, तो मेटल क्या बन जाते हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयंस, कैटायंस, बिल्ली आयन, है ना। और जब किसी एलिमेंट में से, नॉन मेटल में से इलेक्ट्रॉनों को डाल दिया जाता है तो वो क्या बन जाते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड एनायंस। ये कैटायन बन गया, एनायन बन गया, ऐसी तो होता है। इलेक्ट्रॉनों को रिमूव कर दिया तो कैटायन बन जाता है, इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो एनायन बन जाता है ना। यही बात है। तो हाउ डज चार्ज अपीयर ऑन अ बॉडी, कैसे अपीयर होता है। हाँ जी, फिर से जादू देखोगे, लो फिर से जादू देखो। चार्ज बॉडीज पार्टिकल्स कैन बी क्रिएटेड। देखो बॉडीज क्रिएट हो रही हैं, बात को समझना, चार्ज नहीं क्रिएट हो रहा। बच्चा कहता है यहां पे क्रिएटेड को लिखा है सर चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, आप बोल रहे थे, फिर आप ये कैसे कह रहे हो चार्ज क्रिएट हो गया। मैं कहां कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं चार्ज बॉडीज क्रिएट हो रही हैं। पूरा पढ़, सब्जेक्ट प्रेडिकेट रिलेशनशिप नहीं पता क्या, अंग्रेजी कम पढ़ता ना, बात ही सारी यही है। कबूतर कहीं का, कबूतर बोलता है
कि सर क्रिएट कैसे लिख दिया आपने वहां पर, चार्ज तो कभी क्रिएट होता ही नहीं। अब चार्ज बॉडीज पूरा पढ़ ले, सब्जेक्ट क्या है, चार्ज नहीं क्रिएट हो रहा, चार्ज बॉडी क्रिएट हो रही है, मतलब क्रिएट भी क्या हो रही है, उस पर भी चार्ज अपीयर ही हो रहा है कायदे से, है ना, बाय डिस्टर्बिंग द न्यूट्रलिटी। अरे भाई साहब अंग्रेजी बहुत ज्यादा हो गई है, पढ़ लो एक बार ध्यान से। न्यूट्रलिटी को डिस्टर्ब करना मतलब ये जो संतुलन बना हुआ था, ये जो बैलेंस बना हुआ था, इसको हिला दिया, इसको ऊपर नीचे कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया किसको, न्यूट्रलिटी को, ऑफ एन एटम, जस्ट लाइक आयंस, जैसे आयन बनते हैं, है ना, क्रिएटेड आउट ऑफ न्यूट्रल एटम्स। आग लग चुकी है, बात समझ में आ चुकी है। कुछ और प्रॉपर्टीज सुनो चार्ज की, चार्ज की कुछ और प्रॉपर्टीज भी सुनो। पहली प्रॉपर्टी एकदम ही निरी फुद्दू प्रॉपर्टी है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। मैं बता देता हूं क्या होती है, आसान है, बहुत आसान है। एडिटिविटी का मतलब होता है कि एक बॉडी पर कैसे भी चार्ज हो सकते हैं, प्लस भी माइनस भी, और प्लस और माइनस, और प्लस और माइनस, ठीक है ना। तो वो बॉडी पर नेट चार्ज कैसे निकलेगा, तो भाई जो प्लस में है उसको प्लस में रख, जो माइनस में है उसको माइनस में रख, हो गया काम, हो गया काम, नेट आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आया, करवा देता हूं, लो जी करवा देता हूं। एक बॉडी है, ये सब एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं थोड़ा सा, 12th का है वैसे, ये 12th की बातें हैं, है ना। मान लो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पड़े हैं, 3 प्रोटॉन यहां पड़े हैं, और 5 इलेक्ट्रॉन यहां पड़े हैं, है ना, और भाई 9 प्रोटॉन फिर यहां पड़े हैं, और भाई 3 ना न्यूट्रॉन भी पड़े हैं, 3 न्यूट्रॉन भी पड़े हैं। तो इस बॉडी पर नेट चार्ज कैसे निकलेगा? अगर आपको इस बॉडी पर नेट चार्ज निकालना है तो क्या करोगे, नेट चार्ज निकालना है तो क्या करोगे, है ना। ये कोई अमीबा लग रहा तुमको, ठीक है, अमीबा पर चार्ज पड़ा है बहुत सारा, है ना, 3 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहां, 3 प्रोटॉन यहां, 9 प्रोटॉन यहां, 5 इलेक्ट्रॉन यहां, 3 न्यूट्रॉन यहां, नेट चार्ज कैसे निकलेगा बताओ, नेट चार्ज ऑन दिस बॉडी, नेट चार्ज ऑन दिस बॉडी, बोलो नेट चार्ज कितना बॉडी पर, टोटल चार्ज बता भाई, बॉडी पर नेट चार्ज कितना है, बताओ भाई, हमारे छोरे छोरियों बताओ। +5 कह रहे हैं बच्चे, कुछ नहीं करना भाई, सबको सीधा सीधा रख देना है, अलजेब्रिक सम कर देना सबका। अलजेब्रिक सम समझते हो ना, जो प्लस में हो वो प्लस में, जो माइनस में हो वो माइनस में, ठीक है ना। तो रखते हैं, 2 माइनस का है तो -2 रख दे, 3 प्लस का है तो +3 कर दे, फिर 3 जीरो वाले हैं तो जीरो वालों को मत रख, है ना। अच्छा, प्रोटॉन वाले कितने हैं भाई, फिर 9 है ना, और फिर उसके बाद ये कितने हैं, माइनस वाले कितने हैं, 5 है, ठीक है। तो अलजेब्रिक सम कैसे होता है, माइनस माइनस वाला एक साथ, प्लस प्लस वाला एक साथ, -2 -5 क्या हो जाएगा, -7, 9 और 3 कितने हो जाएंगे, 9 10 11 12, 12 में से 7 का कितना, +5, सही है, बस ऐसा होता है, ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है पता है, क्योंकि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है बेटा। चार्ज क्या है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी में जैसा प्लस जैसा माइनस रखते हैं उसका अलजेब्रिक सम ले लिया जाता है, हमेशा ऐसा ही होता है ना। अगर आप 9th क्लास में वर्क एनर्जी एंड पावर पढ़े थे, वर्क एनर्जी चैप्टर जो था उसमें वर्क भी स्केलर क्वांटिटी थी, याद करो। और जब मल्टीपल वर्क डन निकालते थे किसी बॉडी पर तो उसका नेटवर्क डन निकालते कैसे थे, वर्क डन 1 रखा, वर्क डन 2 रखा, वर्क डन 3 रखा, वर्क डन 4 रखा, चारों रख दिए, जो प्लस में उसको प्लस में रखा, जो माइनस में उसको माइनस में रखा, तो नेट वर्क डन निकल के आ जाता था। बिल्कुल वैसे ही करना है, स्केलर क्वांटिटी है चार्ज, है ना, तो हमेशा ऐसा ही निकलेगा, अलजेब्रिक सम करके ही उसका नेट चार्ज निकल के आएगा बॉडी पर, ठीक है जी। ये देखो लिखा हुआ चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, है ना, चार्ज क्या है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए अलजेब्रिक सम निकाल दो, नेट चार्ज निकल के आ जाएगा। उसके बाद ये मैं आपको समझा चुका हूं ऑलरेडी कि चार्ज कंजर्व होता है, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। जैसे एनर्जी है, जैसे मोमेंटम है, जैसे फलानी फलानी चीजें बहुत सारी, वैसे चार्ज भी क्या है, ना कभी नया बनेगा और बना हुआ कभी नष्ट नहीं होगा। तो यानी वो कभी बना ही नहीं है, वो अनादिकाल से है, सनातन काल से है और हमेशा तक रहेगा, है ना, ऐसा ही है। और चार्ज इनवेरिएंट है। वैसे ये बातें रिलेटिविस्टिक फिजिक्स की हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, सुन के आप थोड़ा हैरान ही होगे, हो सकता है कुछ परेशान भी हो जाए लोग, लेकिन भाई अगर किसी रॉड की लेंथ L है ना, अगर किसी रॉड की लेंथ L है ना, और अगर मैं उस रॉड को लाइट की स्पीड से फेंकूं, या उसके कंपेरेबल स्पीड से फेंकूं, तो उसकी लेंथ
में चेंज आता है। यह रिलेटिविस्टिक फिजिक्स है, आइंस्टीन साहब की दी हुई। अगर मैं लाइट के कंपेरेबल स्पीड से किसी चीज को फेंकता हूं तो उस बॉडी की लेंथ में चेंज आता है, इवन उस बॉडी के मास में भी चेंज आता है। अगर इसका मास कुछ है ना, अगर इसका मास कुछ m है ना, तो जब मैं इसको लाइट की स्पीड के कंपेरेबल स्पीड से फेंकूंगा, क्योंकि लाइट की स्पीड पर तो फेंक नहीं पाते किसी भी चीज को, लाइट की स्पीड से तो बस लाइट ही चल सकती है, उसके अलावा कोई नहीं चल सकता, है ना। लाइट की स्पीड पर तो लाइट की स्पीड चल सकती है बस मतलब लाइट ही चल सकती है। तो अगर मैंने इसको कंपेरेबल स्पीड पर भी फेंक दिया ना, तो भी इसका मास चेंज हो जाता है। सुन क्या अचंबा लग रहा है ना, ऐसा ही है। आइंस्टीन साहब थे ना, वो ऐसी बातें करते थे तो आइंस्टीन साहब ने ये बातें बोली थी, ठीक है ना। इसे बोलते हैं रिलेटिविस्टिक फिजिक्स, ठीक है। जब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ोगे ना, कहां, कॉलेज में जाके, तब समझ में आएगी वाली बातें, है ना। मेरा सिर मत खाना कि डाउट स्लाइड खोलूं और ये निकले उसमें सर ये पढ़ा दीजिए, क्या बोला आपने, नहीं बोलूंगा, ठीक है। तो अब यहां पर क्या बात हो रही है, यहां पर यह बात हो रही है जैसे लेंथ चेंज होती है, लाइट की स्पीड पर फेंको, अगर लाइट की स्पीड के आसपास की स्पीड पर फेंको तो लेंथ चेंज होती है, मास भी चेंज होता है, तो चार्ज भी चेंज होता है क्या? आंसर है नहीं होता। यही लिखा हुआ है, चार्ज इज इनवेरिएंट, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एन एलिमेंट्री चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। यानी अगर आप स्पीड बढ़ा के फेंकोगे किसी ऑब्जेक्ट को जिसमें कुछ चार्ज है, उसे अगर आपने इस स्पीड के अराउंड किसी स्पीड से फेंका, इससे ज्यादा तो फेंक नहीं पाओगे, इससे कम ही फेंकोगे, थोड़ी सी भी कम अगर रही, कंपेरेबल भी रही, तो चार्ज पर फर्क नहीं पड़ता, चार्ज उतना ही रहता है। मास चेंज होता है, लेंथ चेंज होती है, इवन टाइम भी चेंज होता है। इसी से टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट आया था। कभी कभी मुझे अगर टाइम मिला, मौका मिला, मैं जरूर बताऊंगा ये सब बातें आपको। वो समझ में नहीं आएंगी, पल्ले नहीं पड़ेंगी, क्योंकि इतनी आसान नहीं है रिलेटिविस्टिक फिजिक्स को समझना। इवन मुझे भी पढ़ना पड़ेगा, मैं पढ़ता हूं भूल जाता हूं, पढ़ता हूं मजा आता है फिर भूल जाता हूं, ऐसे होता है, पढ़ाता नहीं ना, इसलिए तो मुझे भी पढ़ के आना पड़ेगा आपको पढ़ाने के लिए रिलेटिविस्टिक फिजिक्स को। तो मास भी चेंज करता है, लेंथ भी चेंज करती है, टाइम भी चेंज करती है, लेकिन चार्ज चेंज नहीं करता। यह लिखा हुआ है यहां पर, ठीक है ना, चार्ज चेंज नहीं करता, चार्ज इंडिपेंडेंट होता है वेलोसिटी से, ठीक है। मुझे पता है आपको यह बात समझ में नहीं आने वाली, लेकिन प्रॉपर्टियों में एक प्रॉपर्टी यह है ना, कि चार्ज होता है इनवेरिएंट, इसलिए मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है 10th क्लास के बोर्ड के लिए भी, ठीक है, 10th क्लास के बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो एक बार जरा इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनना, और उसके लिए आपको चैट रोकनी पड़ेगी। हां, अगर तुम कहो तो मैं यहां से चैट रोक देता हूं, डिसाइड फास्ट, रोक दूं या तुम खुद रोक दोगे? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। क्वांटाइजेशन आपके काम की बात है, वो काम की नहीं थी, मैंने बताई भी नहीं, ज्यादा ऊपर ऊपर से बता दिया बस, लेकिन ये काम की है। तो तुम चैट रोकोगे कि मैं रोक दूं? तुम रोकोगे या मैं रोक दूं? डिसेबल कर दूं? ठीक है, ठीक है, करता हूं, कर रहा हूं डिसेबल। फिर हो गई, हो गई। अब ध्यान से सुनना जरा, चार्ज की क्वांटाइजेशन का क्या मतलब है। देखो, सबसे पहले इस शब्द का मतलब समझो, क्वांटाइजेशन होता क्या, इतना भारी भरकम, इतना भयंकर था शब्द, इतना लंबा चौड़ा शब्द, ये कहता क्या है? क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? देखो, क्वांटाइजेशन का अगर सरल हिंदी मतलब बताऊं ना, तो होता है पैकेट बनाना। पैकेट बनाने का काम करना। सर पैकेट कौन से? रस के पैकेट, बिस्कुट के पैकेट, किस पैकेट बनाने की बात कर रहे हो? बता रहा हूं, बताओ, सबर रखो, सबर, बताओ। पैकेट बनाने को बोलते हैं क्वांटाइजेशन। क्वांटा का मतलब ही पैकेट होता है, क्वांटा का मतलब ही पैकेट है, ठीक है ना। और किसका पैकेट बन रहा है? चार्ज का पैकेट बन रहा है। सर ये तो समझ में नहीं आया, मैं समझाता हूं, अभी सुनो, एग्जांपल देके सुनाता हूं। देखो, ऐसा है कि भाई तुमने ना, मान लेते हैं 10th क्लास के बोर्ड की तैयारी तुम कर रहे हो, तो कर ही रहे हो, है ना। तो तुम्हारा मन किया यार एक ना रेफरेंस बुक लेते हैं, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की बुक बाय करने जाते हैं। तो तुमने क्या किया, तुम चले गए अपने पड़ोस वाले बुक डिपो पे, है ना, जो बुक किताबें बेचने वाले भैया हैं, तुम उनके वहां चले गए, है ना। और तुमने वहां पर जाकर के, ध्यान से सुनना बात को, तुमने वहां पर जाकर के बोला कि भैया हमको जरा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब निकाल के दो, बोर्ड वाली, जिसमें हमसे बोर्ड की तैयारी कर सके 10th की, निकालना जरा, साइंस वाली। तो उसने साइंस वाली किताब निकाल के दी, ऐसे झाड़ वाड़ के बोला लो, है ना। तो तुमने पता क्या किया, तुमने उसमें से ना लाइट वाला चैप्टर और ह्यूमन आई वाला चैप्टर ना फाड़ना शुरू कर दिया।
अभी तुम निकाल ही रहे थे, इतने में वो आ गया, कह रहा भाई भाई क्या कर रहे हो? बोले कि भैया हमको तो लाइट और ह्यूमन आई ही पढ़ाया है, मैं तो वही चैप्टर लेके जा रहा हूं, आप बताओ कितना पैसा हुआ। तो भाई एक बात बताओ, क्या वो तुमको ऐसा करने देगा? अगर तुम उन 15 चैप्टरों में से केवल 2 चैप्टर फाड़ के लेके जाओ और बोलो नहीं जी मुझे बस ये 2 ही चैप्टर चाहिए, तो क्या वो ऐसा करने देगा? क्या नहीं। हो सकता है बगल में पड़ा झाड़ू उठा ले, हो सकता है पांव वाली चप्पल निकाल ले, हो सकता है वो जो वाइपर से अभी अभी पोछा मारा है वो वाइपर का डंडा निकाल के ले आए, है ना भाई? और हो सकता है तुमको भगा दे। क्या तुमको ऐसा करने देगा? क्या क्या 2 चैप्टरों को निकालने देगा? क्या नहीं ना। कारण क्या है, क्यों नहीं निकालने दे रहा? रीजन क्या है? रीजन ये है कि पैकेट बन चुका है, 15 चैप्टरों की एक किताब होगी, वही बिकेगी, पब्लिशर की तरफ से आया है ये। और जो रेट डिसाइड होके आया है ना, वो चैप्टर वाइज नहीं डिसाइड होके आया, वो पूरी किताब का डिसाइड होके आया। मानते हो कि नहीं मानते? है ना भाई? मान लो 500 रुपए की किताब है, तुमने बोला भैया मेरे को तो 2 चैप्टर फाड़ के दे दो, मैं आपको 20 रुपए दे देता हूं है, मैं आपको 40 रुपए देता हूं, चलो मेरे को 2 चैप्टर निकाल के दे दो। क्या ऐसा करेंगे? क्या ऐसा करने देगा? क्या नहीं करने देगा, है ना। वो कहेगा भाई दिमाग तो खराब कर मत, या तो पूरी किताब लेके जाएगा, यानी 15 के 15 चैप्टरों का बंडल, वो पैकेट पूरा उठा के लेके जाएगा, या फिर तुझे एक भी चैप्टर नहीं ले जाने दूंगा। बात सही है कि नहीं? ऐसा ही करेगा कि नहीं करेगा? वो ऐसे ही करेगा कि नहीं करेगा? इसका नाम है कि चैप्टरों की क्या कर दी गई है? क्वांटाइजेशन कर दी गई है, चैप्टरों का पैकेट बना दिया गया है। समझे बात को? चैप्टर का क्या बना दिया गया है? पैकेट बना दिया। क्वांटाइजेशन का मतलब यही है, चैप्टरों को क्या कर दिया गया? क्वांटाइज कर दिया गया है। ठीक है ना। क्वांटाइजेशन समझ में आई क्या है? कि भाई 15 चैप्टरों का बंडल ही बिकेगा, अकेला चैप्टर नहीं बिकेगा, सिंगल सिंगल चैप्टर नहीं बिकेगा, पूरा बंडल ही खरीदना पड़ेगा। तू पढ़ या ना पढ़ वो तेरे ऊपर है, लेकिन खरीदना पूरा चैप्टर ही पड़ेगा। सही बात है, पूरा किताब ही पड़ेगा जिसमें सारे चैप्टर होंगे। क्या ये बात सही है? तो ये क्या मतलब बना? ये मतलब बना क्वांटाइजेशन किसकी हुई हुई है? बुक की। क्वांटाइजेशन किसकी हुई हुई है? चैप्टर्स की। चैप्टरों का बंडल ही बिकेगा, अकेला चैप्टर नहीं बिकेगा। क्या बात समझ में आ गई? अब ऐसे ही मान लो, एग्जाम्पल लेते हैं अब चार्ज का। ऐसे ही मान लो भाई तुम नेचर की दुकान पे गए, कुदरत की दुकान, कुदरत ने दुकान खोल रखी है, पता आपको? हाँ, तुम खुद भी उसी का प्रोडक्ट हो भाई है ना। तो तुम गए मान लो नेचर की दुकान पे, है ना, और शॉपकीपर से बोला भैया हमको चाहिए चार्ज, हमको चार्ज बेच दो, ऐसा करो, है ना। तो वो क्या बोलेगा पता है? वो ये बोलेगा भाई तेरे को अगर जो चार्ज मिलेगा ना वो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर का ही मिलेगा, यानी जो पैकेट है वो क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन है। ये जो क्वांटाइज्ड बना हुआ, जो क्वांटाइजेशन हो रखी है, वो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर के चार्ज की हो रखी है। और मैं आपको बता दूं कि क्लास 9th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के अंदर आपको वो चार्ज बताया जा चुका है, लेकिन ऑब्वियसली तुमको याद नहीं होगा क्योंकि तुम थे तब छोटे छोटे बच्चे, और आज भी तुम छोटे छोटे आंखों वाले कबूतर ही हो। तो मैं तुमको बता देता हूं कि वो पैकेट में कितना चार्ज होता है। तो भाई वो जो 1 इलेक्ट्रॉन नाम का जो पैकेट है उस पर जो चार्ज मिलता है वो मिलता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम्ब का चार्ज मिलता है। यानी एक बार अगर तुम एक पैकेट खरीद के लाए तो तुम 1 इलेक्ट्रॉन ही खरीद के ला सकते हो, और उस पर तुमको कितना चार्ज मिलेगा? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम्ब का चार्ज मिलेगा। ठीक है ना। तुमने बोला भैया एक काम करो, एक और जरा पैकेट देना, तो वो दूसरा पैकेट क्या देगा? वो एक और इलेक्ट्रॉन पकड़ा देगा, यानी टोटल कितने हो गए भाई? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 2 इलेक्ट्रॉनों पर कितना चार्ज होगा? जब एक पर इतना चार्ज है तो 2 पर इसको डबल कर दो भाई। जब 1 इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज है तो 2 पर कितना होगा? इसको डबल करो, यूनिटरी मेथड। कितना हो गया? इस पर चार्ज हो गया 3.2 टाइम्स 10 टू द पावर -19 कूलम। समझ में आई बात? अब तुमने बोला नहीं नहीं भैया एक काम करो, एक काम करो, मेरे को 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज नहीं चाहिए, मुझे काम करो आधा इलेक्ट्रॉन दे दो, आधे इलेक्ट्रॉन का चार्ज दे दो ना, एक नहीं चाहिए मेरे को। तो क्या वो आधा इलेक्ट्रॉन तोड़ के देगा क्या? कहीं पर आपने आधा इलेक्ट्रॉन सुना है क्या कि सोडियम ने क्लोरीन को आधा इलेक्ट्रॉन दे दिया? हो सकता है क्या ऐसा? नहीं हो सकता भाई। तो पैकेट जो नेचर ने बना रखा है, पैकेट जो कुदरत ने बना रखा है, वो क्या बना रखा है कि मिनिमम से मिनिमम इतना चार्ज तो तुझे उठाना ही पड़ेगा। तू बोले भाई मुझे आधा इलेक्ट्रॉन दे दो, यानी चार्ज कितना दे दो? इसका आधा कर दूं, 1.6 का आधा क्या होगा? 0.8 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। क्या यह चार्ज पॉसिबल है? क्या आधा इलेक्ट्रॉन मिलना पॉसिबल है? नहीं।
आधा इलेक्ट्रॉन मिलना ही पॉसिबल नहीं है भाई, है ना। मिनिमम से मिनिमम क्या मिलेगा, मिनिमम से मिनिमम कम से कम एक इलेक्ट्रॉन तो लेके जाना ही पड़ेगा। यानी पैकेट एक इलेक्ट्रॉन का है, पैकेट एक इलेक्ट्रॉन का है। अगर केले खरीदने जाते हो तो भाई दर्जन केला तो लेना पड़ेगा, नहीं तो दुकानदार बेचेगा नहीं, समझ गए ना भाई। तुम अगर बोलो जाकर के भाई केले वाले को, केले के ठेले वाले को बोलो जाकर के, भैया मुझे ज्यादा भूख नहीं है, एक काम करो मेरे को बस 1.5 केला दे दो, एक नहीं 1.5 केला, वो बोलेगा भाई या तो एक लेके जा या 2 लेके जा। ये 1.5 केला क्या होता है, क्या बात समझ में आई। तुमने बोला एक किराने की दुकान पर जाकर के कि भैया ब्रेड दे दो मेरे को, तो ब्रेड में 20 पीस आते हैं, 20 पीसेस आते हैं ब्रेड के, है ना। तुमने बोला भैया खोल के ना मैं 2 ही निकाल के लेके जा, तो करने देगा क्या ऐसा, नहीं करने देगा। क्यों, पैकेट बन गया भाई, 20 ही खरीदने पड़ेंगे, 1-2 नहीं चलेंगे। तो ऐसा ही कुछ चार्ज की दुकान पे भी है कि तुम चाहो कि मन मर्जी का चार्ज उठा के ले आएंगे, नहीं हो सकता, नहीं मिल सकता, मन मर्जी का चार्ज नहीं मिल सकता। एक इलेक्ट्रॉन के बराबर में इतना चार्ज होता है, यह कुदरत ने डाल रखा है, यह नेचर ने डाल रखा है, यह प्रकृति है, और आपको उसी के नियम के अनुसार चलना पड़ेगा। तो प्रकृति ने क्या नियम बना रखा है, नेचर ने क्या रूल बना रखा है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन के बराबर में इतना चार्ज होता है। या तो तुम ये लो, या फिर तुम 2 इलेक्ट्रॉन लो, या फिर तुम 3 ले लो। वो कितना होगा, वो होगा 1.6 को 3 से इंटू करोगे आएगा 4.8 इंटू 10 की पावर -19। या तो ये लेके जाओ, या फिर तुम 4 इलेक्ट्रॉन का लेके जाओ, वो कितना हो जाएगा 16 4 64, 6.4 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। या फिर तुम 5 इलेक्ट्रॉन का लेके जाओ, वो कितना होगा 16 पंजे 80, 8.0 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। क्या बात समझ में आई। मतलब तुम चाहो कि मन मर्जी से मैं कोई भी चार्ज उठा लूंगा, पॉसिबल है, नहीं है, नहीं है। क्या 1.5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज लेना पॉसिबल है, नहीं। क्या फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन का चार्ज लेना पॉसिबल है, नहीं। क्या डेसिमलों में इलेक्ट्रॉन लेना पॉसिबल है, नहीं। मैं बोलूं 10.5 इलेक्ट्रॉन ले लो, पॉसिबल है, नहीं। मैं बोलूं 4.25 इलेक्ट्रॉन ले लो, पॉसिबल है, नहीं। या तो 1 इलेक्ट्रॉन लोगे, या 2 लोगे, या 3 लोगे, या 4 लोगे, या 5 लोगे, या 10 लोगे, या 20 लोगे, या 100 लोगे, 1000 लोगे, लाख लोगे, करोड़ लोगे, 10 करोड़ लोगे, लेकिन 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकते, 2.25 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकते, 4.25 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकते। समझ रहे हो ना, इलेक्ट्रॉन कटेगा थोड़ी, सेगमेंटेशन थोड़ी होगी इलेक्ट्रॉन की कि तुमको इसके बीच का चार्ज मिल जाएगा। मिल सकता है क्या, नहीं मिल सकता। तो मिनिमम पैकेट क्या है, मिनिमम पैकेट है 1 इलेक्ट्रॉन। यह है क्वांटा, यह है पैकेट जो कुदरत ने बनाया है चार्ज के लिए। समझे, बात समझ में आई। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं क्लास टीचर हूं और मेरी क्लास में आज 38.9 बच्चे आए हैं, बे प्रिंसिपल बोलेगा पागल तो नहीं हो गया, या तो 38 बच्चे आए होंगे या 39 बच्चे आए होंगे, या तो 38 बच्चा आया होगा, 39 बच्चा आया होगा। ये 38.9 बच्चा क्या होता है, ये 38.7 बच्चा क्या होता है। क्या बच्चा पूरा नहीं आया क्या, हाथ पैर छोड़ के आया अपने घर पे, क्या ऐसा हो सकता है क्या, नहीं। मिनिमम पैकेट क्या है, 1 बच्चा, है ना। मिनिमम पैकेट क्या है, 1 बच्चा, 1 बच्चा या 2 बच्चे या 3 बच्चे या 4 बच्चे 5 बच्चे। ये 5.5 बच्चे क्या होता है, ये 10.5 की अटेंडेंस क्या होती है, नहीं हो सकती। समझ में आया ना। तो ऐसे ही नेचर ने 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज फिक्स कर रखा है, ठीक है ना। तो या तो 1 ले जाओ, या 2 ले जाओ, या 3 ले जाओ, 4 ले जाओ, नेचुरल नंबर के फॉर्म में जो मर्जी ले जाओ, ठीक है ना। तो इसीलिए 1 2 3 4 5 करते 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 मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, n हो सकते हैं, n, वेर n इज अ नेचुरल नंबर, वेर n इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहां से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चलता जाएगा, करोड़ों, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 1-2 जन्म तक बोलता रहूं मैं, चलता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई बीच का चार्ज मांग लिया तो दिक्कत है, फ्रैक्शन में मांग लिया तो दिक्कत है, डेसिमल में मांग लिया तो दिक्कत है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कटेगा थोड़ी। क्या बात समझ में आई। अगर बात समझ में आई तो आग लगा के बताना, अगर बात समझ में आई तो आग लगा के बताना। कमेंट सेक्शन खोल दिया मैंने, कमेंट सेक्शन खोल दिया है। बात समझ में आई तो आग लगा के बताओ। बात समझ में आई तो आग लगा के बताओ। आ गई, ठीक ठीक, आग दिख रही है मुझे।
आग दिख रही है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है ना, तो ये n क्या रहेगा, n रहेगा नेचुरल नंबर, और आप नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हो किससे, e से, है ना। e क्या है, e 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो होता है ना, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज n इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ये हो सकता है किसी पे भी चार्ज। ठीक है ना, तो इसलिए हमने ये फॉर्मूला बना रखा है, ये फॉर्मूला बना रखा है, Q इज इक्वल टू NE। Q क्या है, Q है किसी भी बॉडी पर नेट चार्ज, नेट चार्ज ऑन अ बॉडी, नेट चार्ज ऑन अ बॉडी। N क्या है, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने भी होंगे, और E का मतलब क्या, E का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, है ना। यहां लिख देता हूं, इसे ना इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी कहते हैं, इस पैकेट का नाम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी है, और इसको चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है भाई, इतना चार्ज है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। बहुत बहुत धन्यवाद, अभी तक आग दिख रही है मुझको, यानी बात समझ में आई है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। ठीक है ना, तो किसी भी बॉडी पर, यहां देखना जरा, मैं आपसे 2 सवाल पूछता हूं, मेरे आपसे 2 सवाल हैं। ठीक है ना, एक बॉडी है, अमीबा है ना, इस पर 17 इलेक्ट्रॉन है, इसका नेट चार्ज क्या होगा। पूरा कैलकुलेट मत करना, बस कमेंट में बता दो, मैं समझ जाऊंगा। इस पूरी बॉडी पर 17 इलेक्ट्रॉन है, इस पर नेट चार्ज कितना होगा, मैं समझ जाऊंगा कि आपको बात समझ में आ गई है। पूरा मत लिखना, पूरा मत बताना मुझे कैलकुलेट करके, लेकिन जिस भी फॉर्म में आप बता पाओ मैं समझ जाऊंगा। नेट चार्ज कितना है, नेट चार्ज 17 इंटू 17 मल्टीप्लाई बाय, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17 रखोगे, 17 इंटू ई, हाँ बिल्कुल 17 ई, सही बात है। और ई क्या है, ई है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, है ना। तो 17 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब, इतना चार्ज आएगा टोटल। सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, इतना भी तुम लिख रहे हो, मेरे को बात समझ में आ रही है तुम्हारी। ठीक है ना, ठीक है ना, आया ना समझ में। एक सवाल और पूछता हूं, तो मैं समझ जाऊंगा कि तुमको टॉपिक आ गया समझ में। एक सवाल और पूछता हूं, है ना। इसको देखो कैसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, 17 ई, क्योंकि ई का मतलब क्या है, ई का मतलब ये है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है ना, 17 ई, है ना। एक सवाल और पूछता हूं, एक सवाल और पूछता हूं, इज दिस चार्ज पॉसिबल, चार्ज है, पोल करवा रहा हूं, क्या यह चार्ज पॉसिबल भी है, क्या यह चार्ज पॉसिबल भी है, 5 इंटू 10 की पावर -19, क्या यह चार्ज मिलना पॉसिबल भी है। सोच समझ के, ठीक है जी, पोल हुआ समाप्त, देखते क्या बातें हैं जी। ओके, तो 53%, 54% लगभग बच्चे कह रहे हैं पॉसिबल नहीं है, लेकिन 47% बच्चे कह रहे हैं पॉसिबल है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि पॉसिबल है, अगर आपको ऐसा लगता है तो पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो कितने इलेक्ट्रॉन इतना चार्ज बनाएंगे, ये बता दो। कितने इलेक्ट्रॉन इतना चार्ज बना सकते हैं, मुझे ये बता दो। कितने इलेक्ट्रॉन्स इतना, जो जिन बच्चों ने यस लिखा है, जिन बच्चों ने हां लिखा है, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि इतना चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन बना सकते हैं। बच्चे यहां पर लिख रहे हैं 5 इलेक्ट्रॉन बना सकते हैं। अच्छा, अच्छा, ठीक है, ठीक है,
मैथ्स के रखवाले ऋतिक सर कहां हो आप? आपकी बहुत याद आ रही है मुझे। बेटा एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, दो पर कितना होगा? 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तीन पर कितना होगा? इसको 3 से इंटू करो, 16 को 3 से इंटू करोगे 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। चार इलेक्ट्रॉनों पर चार्ज होगा, 1.6 को 4 से इंटू करेंगे तो यह आ जाएगा 16 चौक 64, 6.4 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। और 5 इलेक्ट्रॉनों पर चार्ज है 16 पंजे 80, 8 इंटू 10 की पावर माइनस 19, 8.0, क्योंकि तुमको मैथ नहीं आती है इसलिए 8.0 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो 5 इलेक्ट्रॉनों पर तो 8 इंटू 10 की पावर माइनस 19 है। तुम कह रहे हो कि 5 इलेक्ट्रॉनों पर इतना चार्ज होगा। ये कौन सी मैथ्स है भाई? ये कौन सी मैथ्स है भाई? ये किस मैथमेटिक्स की तुम बात कर रहे हो हैं, जो मेरे समझ में नहीं आ रही है और ऑब्वियसली ऋतिक सर के भी नहीं आएगी? है भाई? है भाई? क्या ये चार्ज पॉसिबल है या नहीं? फिर से जवाब चाहिए मुझे आपसे। भाई 3 इलेक्ट्रॉनों पर 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 19 है और 4 इलेक्ट्रॉनों पर 6.4, इसके बीच का चार्ज पॉसिबल हो सकता है क्या? ओ गधों, ओ कबूतरों, ओ माय डियर पिजन्स एंड पिजनियास, जो आधे बच्चे यहां यस लिख रहे थे कि यह चार्ज पॉसिबल है, तो मुझे यह बता दो कि इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है क्या? या तुम्हारी वो बुद्धि भी चली गई है कि ग्रेटर देन और लेस देन भी समझ में नहीं आता? अबे 4.8 और 6.4 के बीच में ही तो आएगा ना ये 5 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कबूतरों। फिर तुम कहते हो सर आप रूड बहुत ज्यादा हो, गुस्सा बहुत ज्यादा करते हो। क्या करूं मैं? 4.8 और 6.4 के बीच में नहीं लाए कर रहा ये बता दे। चल गधे, ये बता दे, कबूतर कहीं के, छोटी छोटी आंख वाले, कुछ नहीं दिखता तुझको, ये बता दे, इन दोनों के बीच में लाई नहीं कर रहा क्या? अगर इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है तो फिर इलेक्ट्रॉन भी तो इनके बीच में लाई करेगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन के बीच का इलेक्ट्रॉन मिलना पॉसिबल है क्या? कबूतर कहीं के, इज दिस चार्ज पॉसिबल? नो, नहीं, नहीं है पॉसिबल। गधे कहीं के, एक नंबर गधे आइटम हो तुम। एनसीईआरटी सवाल है, लो ट्राई करो इसको ट्राई करो। ऑप्शन दे रहा हूं, ट्राई करना। कैसे करेंगे तुम जानो। आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं जो 1 कूलम में बैठे हो, 1 कूलम के चार्ज में बैठे हो। एक तो अंग्रेजी नहीं आती, ऊपर से मैथ नहीं आती। क्या क्या करे तुम्हारा है? क्या करे, ना अंग्रेजी आती ना मैथ आती। और मैं बता दूं आपको, मैक्सिमम बच्चे ए मारेंगे इसका आंसर, मैक्सिमम बच्चों का आंसर ए आएगा, क्योंकि गधों की कोई कमी नहीं है इस दुनिया में, और कबूतरों की तो वैसे नहीं है इस बैच में, है ना? तो इसका आंसर ए मारा जाएगा, देख लेना तुम, ज्यादातर आंसर ए आएगा इसका। डी आंसर है, डी आंसर है इसका, डी आंसर है इसका, डी 6.2। देखो 74% कबूतर देख रहे हो हैं? अंग्रेजी के हारे हुए लोग हैं ये, अंग्रेजी के तो हारे हुए हैं, मैथ्स के भी हारे हुए हैं ये। ऋषभ सिंह कौन से किसका राइवल है भाई? कृष्ण मोहन गुप्ता, आरमोघन बहिष्टी, भुआ चौधरी, सत्यम राजपूत। ठीक है जी, ये 5 बच्चे ऊपर आए हैं टॉप पर सही आंसर दे करके।
बाकी इधर आ जाओ, इधर जरा यहां आ जाओ, यहां 74% लोगों, गधो कबूतरों, यहां देखो जरा, क्या पूछा तुमसे, क्या पूछा तुमसे? अंग्रेजी की हिंदी समझ में आ रही है? मैं कर देता हूं, चलो मेरी सुनो, मेरी सुन लो, मेरी सुन लो, मैं सुना देता हूं। आपने इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है जो सब मिलकर के एक कूलम का चार्ज बनाए, ठीक है ना? ये नहीं निकालना कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है तो सब के सब ए टिक मार रहे हो, अरे इतना ही चार्ज है सर जी। गधों कबूतरों, हिंदी सुन, हिंदी। तुमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं जो सब मिलकर के एक कूलम का चार्ज बनाएंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो मिलकर के 1 कूलम का चार्ज बनाएंगे वो निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नहीं निकालना। कोई नहीं, कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आओ दिखाता हूं कैसे करना है। मुझे एक बात बताओ, एक बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी है, उसके ऊपर नेट चार्ज जो बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है 1 कूलम है, ठीक है ना? जो इस बॉडी पर टोटल चार्ज है वो क्या है? 1 कूलम है, ठीक है ना? तो आपको बताना है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब कितने सारे इलेक्ट्रॉन मिलकर के 1 कूलम का चार्ज बनाते हैं, है ना? ये बताना है आपने, ठीक है? ठीक है, समझ में आ गया? सवाल की हिंदी आ गई? सवाल की हिंदी समझ में आ गई ना? कितने सारे, बहुत सारे होंगे ना, बहुत सारे होंगे, मिलकर क्या बनाएंगे? 1 कूलम का चार्ज बनाएंगे। हिंदी समझ में आ गई? अब सुनो, अब सुनो, फॉर्मूला लगाना है Q इज इक्वल टू NE, ठीक है? आप मुझे बताइए Q कितना दिया हुआ है? Q होता है किसी भी बॉडी पर नेट चार्ज, Q होता है किसी भी बॉडी पर नेट चार्ज। वो बोल रहा है 1 कूलम का चार्ज है बॉडी पर, है ना? तो Q क्या लेंगे? Q क्या लेंगे बता? मैं टोटल चार्ज कितना लूं बॉडी पर? अंग्रेज बता, बता, मैथमेटिशियन बता, मेरे मैथमेटिशियन बता, क्या लूं? Q क्या लूं? Q लूंगा 1, शाबाश, शाबाश, बहुत बढ़िया। मुझे फाइंड क्या करना है बता, बता, फाइंड क्या करना है मुझे? ढूंढना क्या है मुझे? मुझे ढूंढना क्या है? मेरे पास Q तो है, मुझे फाइंड क्या करना है? ढूंढना क्या है मुझे? बता, बता अंग्रेज, बता, ढूंढना क्या है? बता, माय डियर पिजन्स एंड पिजनियास, बताओ ढूंढना क्या है? फाइंड क्या करना है? क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या फाइंड करनी है, नंबर फाइंड करना है मुझे, नंबर, नंबर। तुम फाइंड करे बैठे हो चार्ज, इसके आगे यूनिट लगानी चाहिए थी ना मुझको। अगर चार्ज ढूंढना था तो इसके आगे यूनिट होनी चाहिए थी ना, फिर कैसे तुम ए टिक मारे जा रहे हो? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना यानी एन निकालना है आपको, ठीक है? ई की वैल्यू कितनी होती है? व्हाट इज ई? ये स्मॉल ई क्या होता है? मेमोरी लॉस्ट, पिछली स्लाइड में लिखा हुआ था। गोल्ड फिश है सारे, यहां सारे 70 क्या 90% गोल्ड फिश है यहां। पिछली साइड पे क्या लिख दिया? गायब, उड़ गया, दिमाग से ही उड़ गया कि क्या लिखा है पिछली साइड पे। ई बता दे क्या होता है? व्हाट इज ई? व्हाट इज ई? ई क्या है? ई क्या होता है? ई क्या है? हां ना, एन तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ई क्या चीज होती है? व्हाट इज ई? हाँ जी, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन होता है, बिल्कुल, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या जवाब दे रहे हो, क्या अंग्रेजी मारी है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, क्या बात है। 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अब शुरू होती है असली मैथ्स। अभी तक तो अंग्रेजी थी, अभी तक तो अंग्रेजी में ही निपट गए, मैथ तो अब स्टार्ट होगी। अब आएंगे ऋतिक सर तुम पे कृपा करने। ये देखो, इसको उठाओ, नीचे लेके जाओ इसके, ये देख, ये देख, एन को यहीं छोड़ दे, ये पूरे को उठाओ और उसके डिवाइड में ले जा। 1 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10 की पावर -19। और अब इसको सॉल्व करेंगे। जरूर करेंगे, हाँ करेंगे, बेहोश हो जाएंगे इसको सॉल्व करने में। एक आधे तो जन्म लगेंगे इसको तो सॉल्व करने में तुमको। कैन कैसे आएगा निकल के? यहां देख, यहां देख कैसे आएगा कबूतर कहीं के। यहां देख, ये 10 की पावर 19 ऊपर जाएगा, क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 10 की पावर +19। जो नीचे -19 है, ऊपर जाके क्या बन जाएगा? +19, नीचे बचेगा 1.6। हाँ कि ना? एक पूछ रहा है 1 क्यों किए? अबे 1 कूलम ऑफ चार्ज दिया नहीं है बॉडी पर, चार्ज टोटल। ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? 1 कूलम ऑफ चार्ज है बॉडी पे, तो 1 ना लिखूं यहां? क्या लिखूं? और मैं इसको इसके डिवाइड में ले गए और 10 की पावर -19 ऊपर गया तो क्या बन गया? 10 की पावर +19। और डिवाइड में क्या है? डिवाइड में है 1.6 बराबर में n, ठीक है? अब देखो सॉल्व कैसे करते हैं इसको। मैथ्स देखो, मैथ्स, पॉइंट हटाया,
10 ऊपर आया, एक और 10 इससे मांग लिया, इसको 18 कर देंगे। 19 का एक और 10 नीचे उतार लिया, इसको कर दिया 100, है ना। यहां पर एक और 0 लिया, इसको कर दिया 100, और ये हो गया क्या, 10 की पावर 19 था ना, एक कम कर दिया तो क्या आ गया 10 की पावर 18, और बटे में क्या 16 इज इक्वल टू n। अब काटो, अब काटो, इसको कैसे कटेगा भाई, 4 से काट दे, 4 चौक 16, 25 पे 100, और काट इसको 2 पे, ये आया 12.5, और काट एक और बार इसको, ये आया 6.25, 6.25 इंटू 10 की पावर 18। जन्म लगेगा ये सीखने में, जन्म कबूतरों, जन्म लग जाएगा तुमको। n बराबर क्या, n बराबर क्या बच्चा, 6.25 इंटू 10 की पावर 18। इतने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तब जाके बनेगा 1 कूलम का चार्ज। इतने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे भाई साहब तब जाके बनेगा 1 कूलम का चार्ज। नंबर है ये नंबर, इसकी यूनिट नहीं होती। मैं गुस्सा नहीं हुआ भाई, मुझे गुस्सा नहीं आता। अगर मुझे पढ़ाने में गुस्सा आता होता, मुझे गुस्सा नहीं, मुझे मजा आता है। मुझे मजा आता है ये बेइज्जती करने में तुम्हारी। मुझे गुस्सा नहीं आता भाई। गुस्सा आया तो साल भर में टपक लूंगा मैं तो, है बीपी बढ़ता रहेगा मेरा तो। हर क्लास में तुम ऐसी कोई ना कोई कबूतरों वाली हरकतें कर देते हो। तो गुस्सा उससे नहीं आता भाई मेरे को। क्या करना है गुस्सा करके? और तुमको कोई पहली बार थोड़ी पढ़ा रहा हूं मैं, हर साल पढ़ाता हूं, हर साल ये जवाब आते हैं, हर साल डांट खाते हो, हर साल तुमको कबूतर बुलाता हूं मैं। अच्छा, चौथी बार मिल रहा हूं मैं कबूतरों से। मुझे पता है कौन कहां गलती कितनी गलती कर, इसलिए तो सवाल बनाया है। ये सवाल क्यों लेके आता हूं? बेइज्जती करने के लिए तुम्हारी। माय डियर पेरेंट्स एंड मेजनियाज। तो भाई आगे चलते हैं, आसान आसान सी बातें करते हैं। कोई नहीं, अरे सॉरी वॉरी वाली कोई बात नहीं है यार, कोई बात नहीं। ये तो प्यार है, आपका और मेरा प्यार है ना। मैं डांटता रहता हूं, गुस्सा करता रहता हूं, है रगड़ता रहता तुम लोगों को, है ना, रूड होता रहता हूं, लेकिन वो मेरा प्यार है, वो तरीका है, वो स्टाइल है, बाबूराव का स्टाइल है वो, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, गुस्सा उस्सा नहीं होता मैं, है ना। गुस्सा होके कहां जाऊंगा यार, तुमसे गुस्सा होके कहां जाऊंगा? मुझे पता है गधे हैं तभी तो ठीक करूंगा ना गधों को। गधों को ही तो घोड़ा बनाना है, कबूतरों को ही तो बाज बनाना है, तभी तो लंबी उड़ान उड़ोगे। समझ गए कबूतरों? तुमसे तो प्यार है भाई, तुमसे गुस्सा नहीं हो सकता मैं। तुम मुझसे गुस्सा हो सकते हो, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हो सकता। तुम मुझसे नाराज हो सकते हो, मैं तुमसे नाराज नहीं हो सकता भाई, कभी भी नहीं, है ना। तुमसे कैसे नाराज हो सकता हूं भाई, बच्चे हो तुम मेरे। आओ आगे चलते हैं, पढ़ते हैं भाई इलेक्ट्रिकल सब्सटेंसेस को, ठीक है ना। ये थ्योरी का टॉपिक है, फटाफट से निपटाते हैं इसको। तो भाई इलेक्ट्रिकल सब्सटेंसेस ऐसा नहीं कि पहली बार आप सुन रहे हो, है ना। आपको पता है कंडक्टर होता है, इंसुलेटर होता है, और सेमी कंडक्टर होता है ना। लव यू टू बेटा, लव यू टू। अरे सॉरी वाली कोई बात नहीं है यार, यू आर कबूतर, आई एम कबूतर पालक। कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो इलेक्ट्रिकल सब्सटेंसेस सुनो क्या होता है। 3 प्रकार के इलेक्ट्रिकल सब्सटेंसेस होते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर। अब कंडक्टरों की शक्ल देख लो पीछे, ये रही, ये एल्युमिनियम की तार है और ये वाली कॉपर की तार है। दोनों मेटल हैं, आपको पता है। और आपको शायद मेटल की खासियत नहीं पता होगी, मेटलों का साइज ना बड़ा होता है, पता है बात? अभी पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ी ना आपने, शायद कट भी गया है वो चैप्टर, कट भी गया है शायद, लेकिन मैं आपको वैसे बताता हूं जल्दी। ये सर आपको बताएंगे, है ना, सर आपको बताएंगे बात कि मेटलों का साइज ना बड़ा होता है, तो वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं, है ना। मेटल्स आर द वन व्हिच डोनेट इलेक्ट्रॉन। मेटल वो होता है जो इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करता है, और नॉन मेटल वो होता है जो इलेक्ट्रॉनों को गेन करता है। वो आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ता नहीं है। तो आप जितने भी कंडक्टर देखोगे ना वो सारे मेटल होंगे, जितने भी मोस्टली, सारे नहीं बोल रहा, जितने भी कंडक्टर देखोगे मोस्टली क्या निकलेंगे, मेटल निकलेंगे, और मेटल निकलेंगे, मेटल धातु, मेटल निकलेंगे। जैसे ये एल्युमिनियम हो गया, ये क्या हो गया, कॉपर हो गया, है ना। तो इनका साइज होता है बड़ा, और बड़ा साइज होगा ना तो दूर का जो इलेक्ट्रॉन है, बाहर का जो इलेक्ट्रॉन है, वो इतना टाइटली बाउंड नहीं है, वो फ्री होके छूट के भागता है। वो फ्री होके क्या करता है, छूट के भागता है। लेकिन जो नॉन मेटल होता है ना, उसका साइज होता है छोटा, नॉन मेटल का साइज होता है छोटा, तो कोने से इलेक्ट्रॉन निकल के इतना तेज भाग नहीं पाता है। उसको छोड़ करके, लास्ट वाले ऑर्बिट को छोड़ करके, क्या बोलते हैं उसको, वैलेंस शेल, है ना, यही बोलते हैं ना केमिस्ट्री में। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, उसका जो वैलेंस शेल होता है, वैलेंस शेल का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, वो इतनी आसानी से छूट के भागता नहीं है। तो नॉन मेटलों में इलेक्ट्रॉनों का फ्लो बहुत कम होता है, और मेटल्स में इलेक्ट्रॉन का फ्लो तेज होता है।
चार्ज का फ्लो तेज होता है। तो चार्ज तेज फ्लो करेगा तो अपने आप क्या बनेगा? करंट बनेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या है? कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या है? फिर से सुनो, फिर से सुनो। जितने भी कंडक्टर होते हैं मोस्टली मेटल होते हैं, जितने भी इंसुलेटर होते हैं मोस्टली नॉन मेटल होते हैं। अब कंडक्टर का मतलब होता है करंट को पास करने वाला, और इंसुलेटर का मतलब होता है करंट को पास ना करने वाला, है ना? जो करंट को पास करता है वो इसलिए करता है क्योंकि वो उसमें भागीदार बनता है। वो अपने ही इलेक्ट्रॉनों को यूज करता है, बोलता है जाओ आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। तो वही इलेक्ट्रॉन बाहर वाले शेल से निकल करके और भागता है। समझ गए ना? और करंट का क्या बनता है? फ्लो बनता है। ठीक है? तो कंडक्टर मेटल इसलिए होते हैं क्योंकि मेटलों का साइज बड़ा है। साइज बड़ा है तो दूर से इलेक्ट्रॉन छूट के भागेगा, उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। रेडियस बड़ी है ना, एटॉमिक रेडियाई बड़ी है, तो छूट करके इलेक्ट्रॉन भागेगा। लेकिन नॉन मेटल का साइज है छोटा। जब साइज छोटा है तो कोने वाला इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड है, इतना आसान नहीं है उसके लिए छूट के भागना। इसलिए इंसुलेटर कंडक्ट नहीं करते बिजली को, है ना? एक बार पढ़ लेते हैं। कंडक्टर क्या होता है? वो सब्सटेंस या वो मटेरियल जो परमिट करते हैं, अलाउ करते हैं। परमिट का मतलब होता है अलाउ करना, परमिट देना, परमिशन देना, अलाउ करना। इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो फ्रीली फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में फ्रीली घूमेंगे। कॉपर, आयरन, सिल्वर, एल्युमिनियम वगैरह वगैरह। ठीक है ना? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनके पास लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। लूजली बाउंड का मतलब ढीले इलेक्ट्रॉन, कोने वाले शेल के इलेक्ट्रॉन। बड़ा एटम है ना, तो ढीले इलेक्ट्रॉन होते हैं, खुल के भागते हैं, खुल के भागते हैं और करंट में पार्टिसिपेट करते हैं, करंट में भागीदार बनते हैं। ठीक है ना? करंट में भागीदार बनते हैं। सेमीकंडक्टर के बाद उससे पहले इंसुलेटर पढ़ लो। सब्सटेंसेस या मटेरियल जो रेजिस्ट करता है फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, यानी फ्री में फ्लो होने वाले जो इलेक्ट्रॉन है उसको रोकता है। कैसे रोकेगा भाई? खुद के इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, बोलेगा मैं तो ना दे रहा अपने इलेक्ट्रॉन, मेरे इलेक्ट्रॉन बहुत टाइटली बाउंड है, इलेक्ट्रॉन छूट के भागेगा ही नहीं। तो जब छूट के भागेगा नहीं तो करंट में भागीदारी होगी नहीं, करंट में भागीदारी होगी नहीं तो करंट बनेगा नहीं, इसलिए इंसुलेटर में करंट बनता ही नहीं। ठीक है ना? यह कहानी है। फ्रॉम एटम टू एटम एंड मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल। एग्जांपल वुड, ग्लास, क्लॉथ। यहां पर क्या है? यहां पर क्या है? यहां पे प्लास्टिक है और रबर है ना? टायर बना हुआ है, प्लास्टिक और रबर है। ठीक है? प्लास्टिक और रबर है। ओके, सो दिस इज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ मोर लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, है ना? तो एब्सेंट हैं जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, फ्लो करने वाले, फ्री फ्लो करने वाले, वो एब्सेंट है, तो फ्लो कर ही नहीं पाते, फ्लो हो ही नहीं पाता। ठीक है जी? अब सेमीकंडक्टर सुनो क्या होता है। अब भाई एक वो बंदा सुना है ना आपने जो दोनों तरफ से बैटिंग लेता है? अरे खेलने गए हो ना गली क्रिकेट, तो जब ऑड प्लेयर्स होते हैं दोनों टीमों में, है ना, दोनों टीमों के मिला करके बैठ गए, वो जो एक बंदा बचता है उसको दोनों तरफ से बैटिंग मिलती है ना, क्या बोलते हैं उसको? बीच का बिच्छू। तो बीच का बिच्छू कौन है? सेमीकंडक्टर है यहां पर। ये दोनों तरफ से बैटिंग लेता है। ठीक है ना? ये दोनों तरफ से ही क्या लेता है? बैटिंग। दोनों तरफ से बैट पकड़ता है। ठीक है ना? तो एक मटेरियल ऐसा है, सेमीकंडक्टर एक मटेरियल ऐसा है जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करेगा, लेकिन किसके बीच में? कंडक्टर के और इंसुलेटर के। ठीक है ना? मतलब कंडक्टर से कम और इंसुलेटर से ज्यादा, है ना? कंडक्टर से कम और इंसुलेटर से ज्यादा, है ना? तुम कॉमन बोलते हो उसको, बड़े अंग्रेजों। हम तो बीच का बिच्छू कहते थे। ये बड़े अंग्रेज बच्चे नहीं पढ़ रहे हमारी क्लास में, अंग्रेजी तुमको आती नहीं है, अंग्रेजी का सवाल तो तुमसे होता नहीं, या तुम कॉमन कर रहे हो हैं? हम तो बीच का बिच्छू कहते थे भाई, बीच का बिच्छू दो तरफ से बैटिंग लेगा। हाँ, तो ऐसे कौन कौन से मटेरियल है भाई? सिलिकॉन, आर्सेनिक। SI मतलब सिलिकॉन, A मतलब AS मतलब आर्सेनिक। सिलिकॉन आर्सेनिक दोनों का कॉम्बिनेशन सेमीकंडक्टर होता है, फ्यूज करवाया जाता है दोनों को। गैलियम आर्सेनिक, ये Ga गैलियम है और AS आर्सेनिक है। उसके अलावा टाइटेनियम डाइऑक्साइड TiO2, ठीक है ना, ये भी क्या है? ये भी सेमीकंडक्टर है। तो ये लोग बहुत तेजी से करंट को फ्लो नहीं करवाते, है ना? आपने मोस्टली चिप्स देखी होंगी इस टाइप की, है ना? ऐसे चिप्स देखी होंगी आपने। कभी आपका कंप्यूटर खुला हो तो मदरबोर्ड देखा होगा, मदरबोर्ड में वो छोटे छोटे कंपोनेंट देखे हैं लगे हुए, वो चिप लगी होती है, चिपसेट लगा होता है, इंटेल का या किसी भी कंपनी का, रेडियन की चिप लगी होती है, एनवीडिया की चिप लगी होती है। अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड की थोड़ी बहुत जानकारी हो तो, वैसे बच्चों में हो जाती है 10th क्लास तक,
ग्राफिक कार्ड की जानकारी हो जाती है। वीजीए कार्ड जो होता है, ग्राफिक कार्ड जो होता है, वो रेडियन का आता है ना, या फिर एनवीडिया का आता है, पता होगा आपको, है ना। तो वो इस टाइप का होता है सेमीकंडक्टर। तो जितने भी चिपसेट्स बनते हैं, जितने भी पीसीबी बोर्ड बनते हैं, वो सब के सब सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं। सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन आर्सेनिक होता है, गैलियम आर्सेनिक होता है, या टाइटेनियम डाइऑक्साइड होता है, यही सारे मटेरियल्स होते हैं। ठीक है जी। तो बहुत ज्यादा करंट को फ्लो नहीं करते, ठीक है ना। प्रेजेंस ऑफ लेस फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन कम है। हाँ, मैं तो गेमर लंबा रहा हूं भाई, बहुत लंबे समय तक गेमर रहा हूं मैं। 9th 10th 11th 12th, कॉलेज का फर्स्ट ईयर, कॉलेज का सेकेंड ईयर, 6 साल तक बहुत सारी गेम्स खेली है। पैसा भी लेता था मैं तो गेम खेलने का, जो मेरे को टीम में लेगा उससे पैसा लेगा, ऐसे नहीं खेलेगा। टाइम पास नहीं करता था मैं, स्किल है। और उसके बाद वो वाली मूवी भी देख ली थी मैंने, क्रिस्टोफर नोलन की, डार्क नाइट, देखे तुमने? इफ यू आर गुड एट समथिंग नेवर डू इट फॉर फ्री। अगर तुम किसी चीज में अच्छे हो तो फ्री में नहीं करना वो काम, पैसा लेके करना है। तो अपन तो पैसा लेता था, 1500 रुपया एक गेम का। काउंटर स्ट्राइक तब चलती थी बहुत सारी, अब तो नहीं चलती। सीएस है ना, फिर बीच में सीएस गो भी आई थी, सीएस गो भी थोड़ी बहुत चली है। वेलोरेंट भी बच्चे वो खेलते हैं आजकल, है ना। मैं तो ये सब नहीं खेला, डोटा खेलता था। डोटा खेले हो तुम? डोटा 2 खेलता था, डोटा 2 आई थी तब, तो डोटा 2 खेलते थे, और काउंटर स्ट्राइक 1.6, सीएस 1.6, ये खेला करते थे। तो पैसा लेता था मैं तो भाई, ऐसा नहीं आता था। ठीक है, फ्री में क्या करना, मजा तो आता है, पैसा में और ज्यादा मजा आता है भाई। मजा भी करेंगे, पैसा भी करेंगे। आज के लिए लास्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट। आज के लिए लास्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट। देखो भाई, अभी तक आपने चार्ज के बारे में बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ पढ़ा, है ना। अरे जीटीए तो सबने खेली है यार, ये जीटीए कोई कॉम्पिटिटिव गेम है क्या? जीटीए तो एम ही है भाई, स्टोरी चलती रहती है, आगे आगे बढ़ता रहता है। वो टॉमी वर्सेटी डियाज को मार देता है एंड में, गेम खत्म। जीटीए वाई सिटी तो कम से कम 5-6 बार एंड कर रखी है मैंने, और पता कैसे एंड कर रखी है? वन गो में। हाँ, पुराने खिलाड़ी रहे हैं भैया, क्या बताएं तुमको, ऐसे थोड़ी चश्मा लग गया ये, पुराने खिलाड़ी रहे हैं। जीटीए सैन एंड्रियास तो वन गो में नहीं हो पाती थी मेरे से, लेकिन जीटीए वाई सिटी वन गो में खत्म, है ना। बस वो हेलीकॉप्टर से जो वो बम लगाते हैं ना, वो वाला थोड़ा दिक्कत होती थी करने में, बाकी हो जाते थे सारे। क्या करना, मारना ही तो है, चीट कोड लगाओ मारो। चीट कोड के बिना भी करिए, वैसे ऐसी बात नहीं है, वहां लिखा हुआ जाता है कितने चीट कोड लगाए हैं। हाँ, खिलाड़ी पुराने हैं बेटा। चलो ये सब बातें कभी और करेंगे, पढ़ा देता हूं अभी, है ना। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। इलेक्ट्रिक चार्ज जब मोशन में आता है तो क्या होता है, जब चार्ज चलना चालू करता है तो क्या होता है। तो देखो भाई, बड़ी सुंदर सी फोटो बनी हुई है। नहीं, इट इज नॉट बुर्ज खलीफा बेटा, इट इज नॉट बुर्ज खलीफा। ये तो ऐसी बस मैं ले आया थोड़ा सा सिनेमैटिक व्यू देने के लिए आपको, है ना। धर 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 धर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने वाले हैं। मैं आपको सबसे पहले समझाता हूं करंट क्या होता है। जीटी 5 भी खेली हुई है यार, 4 5 सब खेली हुई है। जीटी 4 भी खेली है, 5 भी खेली है। वो ऐसे खेली है कि बैठे तो गेम एंड करके उठे, है ना। जैसे आप लोग करते हो कि जैसे पढ़ाई करते हो, है ना, तो पूरा चैप्टर पढ़ के उठते हो ना बेटा। ऐसे कोई नॉवल पढ़ रहे हो, है ना, कोई चैप्टर कर रहे हो, तो पूरा चैप्टर करके ही तो उठते हो, है ना। पहले लाइट के इंट्रोडक्शन को पढ़ते हो, है ना, फिर उसके बाद आप मिरर पढ़ते हो प्लेन वाला, है ना, उसका नेचर भी लिखते हो, डायग्राम की प्रैक्टिस भी करते हो, है ना, फिर न्यूमेरिकल भी करते हो, सारे के सारे रे डायग्राम्स वाले, है ना, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पढ़ते हो, उसको भी प्रैक्टिस करते हो, फिर लेंसेज के डायग्राम बनाते हो, उसकी भी प्रैक्टिस करते हो, फिर सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन करते हो, है ना, उसके बाद ही तो उठते हो। बस ऐसे ही मैं भी खेला करता था, ठीक है ना। पढ़ने वाली बात थोड़ी ना कर रहा हूं, खेलने वाली बात कर रहा हूं। जैसे तुम पढ़ते हो ना, वैसे मैं खेला करता था, ठीक है, समझ गए ना। है, देखो अपनी बेइज्जती पर कितना हंसते हो, शर्म आ रही है? पढ़ लो थोड़ा, पढ़ लो कबूतरों, गेमों की बातें करवा रहे हो मुझसे, यहां पढ़ लो। हाँ, तो देखो बात हो रही है किसकी? करंट की। मैं आपको बता दूं करंट का लिटरल मीनिंग क्या होता है, करंट का हिंदी मीनिंग क्या होता है। व्हाट इज करंट? एक्चुअली में करंट क्या है पता है? करंट वो नहीं का झटका लग गया वो करंट है, नहीं, वो करंट नहीं है। करंट का मतलब एक्चुअली में फ्लो ही होता है। करंट का लिटरल मीनिंग तो फ्लो ही है। अरे पढ़ लो, बतियाओ नहीं मेरे साथ। करंट का एक्चुअल मीनिंग क्या है? फ्लो है। जैसे मैं आपको समझाता हूं, जब आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी ना, ज्योग्राफी पढ़ी है ना, है डोगेश, है कुणाल कपड़े वाला, पानीपुरी वाला, लकड़ी वाला, बहुत सारे कुणाल सर के कैरेक्टर हैं, है ना। तो आपने पढ़ी होगी डेफिनेटली एसएसटी। तो उसके अंदर आपने देखा है ज्योग्राफी के अंदर एयर करंट पढ़ाया जाता है। एयर करंट कि भाई हवा में क्या बन रहा है? करंट बन रहा है। हवा में थोड़ी करंट आ जाता है। एयर करंट का मतलब है एयर का फ्लो। एयर करंट का मतलब होता है एयर का फ्लो।
ऐसे ही वाटर करंट भी पढ़ा होगा आपने, है ना, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, है ना, डाउन द करंट जा रहे हैं, अप द करंट जा रहे हैं, उसका मतलब क्या है, वो वाटर का फ्लो है। जो रिवर का फ्लो होता है वो भी रिवर करंट्स है, ठीक है ना, रिवर करंट्स। हाँ, समोसा भंडार, यस यस, समोसा भंडार, बिल्कुल, है ना। तो ये क्या है, मतलब ये समोसा भंडार की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मेरे मुंह में पानी आ जाता है, समोसे की बात मत क्या करो मेरे साथ, ना ही लाल चटनी वाली और ना ही हरी चटनी वाली, है ना। तो मैं कह रहा था कि करंट का एक्चुअल मीनिंग क्या है, फ्लो है। तो एयर फ्लो करेगी एयर करंट बोलेंगे, पानी फ्लो करेगा पानी करंट बोलेंगे, वाटर करंट बोलेंगे। और कभी कभी आपने सुना होगा भाई, एक देश से बहुत सारे रेफ्यूजी चल के आ गए दूसरे देश में, टर्की सामना कर रहा है पॉपुलेशन करंट का। ये खबर छपी थी कि टर्की देश जो है, तुर्कीये जो देश हो गया उसका नाम, है ना, वो सामना कर रहा है सीरिया से आए हुए रेफ्यूजियों का। तो रेफ्यूजी बहुत सारे आ रहे हैं, इन्फ्लक्स हो रहा है बहुत सारे रेफ्यूजियों का, है ना, तो उसे बोलते हैं पॉपुलेशन करंट। बहुत सारी पॉपुलेशन क्या हो गई, बढ़ गई है ना। तो ये करंट का मतलब होता है बेसिकली फ्लो। यहां पर किस करंट की बात हो रही, फिजिक्स में कौन सा करंट पढ़ते हैं, फिजिक्स में जो करंट पढ़ते हैं उस करंट का नाम है इलेक्ट्रिक करंट, यानी चार्ज का फ्लो, चार्ज इन मोशन, ठीक है ना। तो मैं इलेक्ट्रिक करंट को समझा देता हूं फील के साथ। देखो, इलेक्ट्रिक करंट का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। मतलब इसको ऐसा भी लिखते हैं कि इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब हिंदी ये है इसकी कि भाई पर यूनिट टाइम के लिए ना, ये देखो कि चार्ज कितना ज्यादा आ रहा है किसी पर यूनिट टाइम के लिए, यानी पर सेकंड के लिए। चलो बात कर लेते हैं, है ना। मैं आपको फील करवाने के लिए यहां पर दो वायर बना के दिखाता हूं, ठीक है ना। एक वायर है 1 और एक वायर है 2, ठीक है। यह है वायर नंबर 1, ठीक है, और यह है वायर नंबर 2, दो वायर है, ठीक है, दो वायर है। आप पता क्या करो, आप बस इस वाले दरवाजे पर नजर रखो। ये दरवाजा दिख रहा है, ये दरवाजे दिख रहे हैं, इस पर नजर रखनी है आपको, ठीक है ना। और नजर रखनी है 1 सेकंड के लिए, बस 1 सेकंड के लिए दोनों पर, ठीक है ना। 1 सेकंड के लिए इसको देखना है और 1 सेकंड के लिए इसको देखना है। तो पहले वाली वायर की बात करता हूं। पहले वाली वायर का ये वाला दरवाजा 1 सेकंड तक देखा तो आपने पाया कि 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आए हैं। 1 सेकंड में इस दरवाजे से 4 इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आए हैं। ध्यान से सुनना, तभी विजुलाइज कर पाओगे। विजुलाइजेशन बहुत जरूरी है, इमेजिनेशन बहुत जरूरी है फिजिक्स को पढ़ने के लिए। 1 सेकंड तक दरवाजा देखा तो 4 इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आए हैं। इस वायर में से 1 सेकंड में देखा तो भाई सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आए हैं। एक बात बताओ, क्या लगता है दोनों में से किसमें करंट ज्यादा फ्लो कर रहा है? क्या लगता है आपको, किस वायर में से ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है? जिसमें 1 सेकंड में से 4 इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं या जिसमें 1 सेकंड में से केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन बाहर आए हैं? क्या लगता है आपको, क्या लगता है? बढ़िया, बहुत सही, सही है। पहले में से समझ गए ना। तो किसी भी क्रॉस सेक्शन में से, ध्यान से सुनना भाई, डेफिनेशन दे रहा हूं, किसी भी क्रॉस सेक्शन में से पर यूनिट टाइम चार्ज का फ्लो कितना है, पर यूनिट टाइम चार्ज का फ्लो कितना है, वही करंट है भाई। तो हम बोलेंगे इसमें करंट क्या है भाई, इसमें करंट है ज्यादा, ऊपर वाले में करंट है ज्यादा और नीचे वाले में करंट है कम, ठीक है ना। तो ऐसे करंट क्या होता है, ज्यादा या कम होता है, ठीक है जी, ज्यादा या कम होता है। तो बेसिकली करंट है क्या, करंट होता है अमाउंट ऑफ चार्ज, चार्ज कितना पास कर रहा है पर यूनिट टाइम, है ना। ऐसे ही तो फॉर्मूला बनेगा, अरे याद करो यार, वर्क एनर्जी एंड पावर याद करो। रेट ऑफ डूइंग वर्क पावर होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन होता है डेल्टा वी बाई टी, वी माइनस यू बाई टी, है ना। और रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। और रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो यहां पर क्या लिख रहा हूं, यहां पर भी तो लिख रहा हूं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज करंट होता है।
फिजिक्स की पुरानी बातें हैं, तो पुरानी भाषा है फिजिक्स की, ये तो यार, है ना। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इसे कहते हैं करंट। यानी ऊपर रखोगे चार्ज को, नीचे रखोगे इसको, टाइम को। फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला बन गया। दूसरा फॉर्मूला है ये आज के लिए, ठीक है ना। आज के इस लेक्चर का दूसरा फॉर्मूला, ये पहला फॉर्मूला क्या था, Q इज इक्वल टू एनी, ये है दूसरा फॉर्मूला। करंट को डिनोट करते हैं I से, ऐसा क्यों सर, पता नहीं क्यों। चार्ज को डिनोट करते हैं Q से, अभी अभी देखा था थोड़ी देर पहले, चार्ज डिनोट होता है Q से, और टाइम को तो T से करते ही हैं। फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला बन गया। I बराबर Q बाय टी, I बराबर Q बाय टी, I बराबर Q बाय टी। करंट को I से डिनोट करते हैं, I बराबर Q बाय टी, ठीक है जी। बात करते हैं एसआई यूनिट की। चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलाम्ब, पढ़ी थी अभी अभी, है ना। C से डिनोट होती है। टाइम की आपको पता है एसआई यूनिट सेकंड्स होती है ना, सेकंड्स। S से डिनोट होती है। और करंट की एसआई यूनिट, अब सुन लो, करंट की एसआई यूनिट होती है एम्पियर, A से डिनोट होती है। करंट की एसआई यूनिट होती है एम्पियर, A से डिनोट होती है, ठीक है ना। तो इसीलिए आप चाहो तो यहां पर यह भी लिख सकते हो कि एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, है ना, एम्पियर, या फिर कूलम डिवाइड बाय सेकंड, कूलम पर सेकंड, है ना, कूलम्ब पर सेकंड, है ना। शॉर्ट में लिखें तो A या C बटा S, ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे बोलूं डिफाइन 1 एम्पियर, ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 एम्पियर को डिफाइन करो, तो मुझे बताओ इस करंट की वैल्यू 1 कब आएगी। इस करंट की वैल्यू यहां पर क्या क्या रखूं कि 1 आए। करंट को 1 रखने के लिए, करंट को 1 निकालने के लिए मैं चार्ज कितना रखूं और टाइम कितना रखूं। सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट फॉर्म जो होगी वो यही होगी कि चार्ज को भी रखना पड़ेगा 1 कूलम्ब और टाइम को भी रखना पड़ेगा 1 सेकंड। किसने जवाब दिया, भव्या उर्वशी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सौरभ ने भी जवाब दिया, बिल्कुल। जयदीप चटर्जी, क्या बात है। आरुष, क्या बात है। अखंड, क्या नाम रखा, अखंड, अरे वाह। रुचि, हर्षिता, अंश, श्रद्धा, सिद्धांत, जयदीप, गौरव, विनीता, प्रांजल, उन्नति, दिव्य, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो 1 एम्पियर का क्या मतलब बेटा, 1 एम्पियर का मतलब है कि आपने चार्ज भी रखा 1 कूलम और टाइम भी रखा 1 सेकंड, है ना। तो यहां पर लिख रहा हूं व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लोज इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में फ्लो करेगा, ठीक है ना। देन करंट इज said to be 1 एम्पियर, ठीक है ना। और यहां पर आप लिख भी सकते हो इसको कि 1A इज इक्वल टू 1C बटा 1S, है ना, और 1A इज इक्वल टू 1C ओवर S, ऐसा भी लिख सकते हो, है ना। 1 एम्पियर निकालना है तो इसको भी 1 होना पड़ेगा और इसको भी क्या होना पड़ेगा, 1 होना पड़ेगा, ठीक है ना। बढ़िया, एक सवाल कर लेते हैं फटाफट से। एनसीईआरटी सवाल है, एनसीईआरटी सवाल है, ठीक है ना। इसके बाद लेक्चर को हम लोग खत्म करते हैं, ठीक है जी। तो देखो क्या सवाल है, कह रहा है करंट दिया हुआ है 0.5 एम्पियर। गिवन लिख लेते हैं भैया, गिवन लिखना बहुत जरूरी होता है क्लास 10 तक। तो करंट आपको दिया हुआ है आई कितना दिया हुआ है, 0.5 एम्पियर। आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं अगर आपको आता है तो। करंट दिया हुआ आधा एम्पियर, है ना, और कितने देर के लिए चल रहा है, 10 मिनट तक चल रहा है। ओ माय गॉड, एक बल्ब को 10 मिनट तक जलाए रखा और उसमें करंट कितना घुस रहा है, उसमें करंट घुस रहा है आधा एम्पियर। समय कितना है, टाइम कितना है भाई, टाइम है 10 मिनट, टाइम है 10 मिनट। इसको सेकंड में चेंज करना पड़ेगा आपको, एसआई यूनिट में तब्दील करना पड़ेगा। ऐसे सॉल्व नहीं करना, ऐसे सॉल्व नहीं करना, आंसर गलत आएगा। 5 निकालोगे आंसर गलत है, 5 निकालोगे आंसर गलत है बेटा। इसको आपको सेकंड्स में चेंज करना पड़ेगा। ये कितना हो गया, ये हो गया 600 सेकंड, है ना। मिनट को सेकंड में कन्वर्ट, क्या आ गया 600 सेकंड। और आपने क्या फाइंड करना है, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी क्यू फाइंड करना है। तो बहुत ही सिंपल यार, है ही क्या इसमें, है ही क्या। अभी अभी आपने देखा था आई बराबर होता है क्यू बटा टी।
आई कितना है, आई है हाफ, 0.5 रख दो। चार्ज नहीं पता, छोड़ दो। टाइम 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 600 सेकेंड, बहुत बढ़िया। 600 को 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो। 600 इंटू 0.5 का मतलब आधा ही होता है, आधा ही होता है, तो कट जाएगा, 300 आ जाएगा, है ना। तो चार्ज कितना आ गया भाई, चार्ज आ गया 300, और यूनिट ना लिखी तो आधा नंबर कटेगा, यूनिट ना लिखी तो आधा नंबर कटेगा, 300 कूलाम्ब। ठीक है जी, ये है आपके लिए सवाल। ठीक है जी, और इसी के साथ हम लोग आज की इस कक्षा को करते हैं समाप्त। 6 बजे से ऊपर का समय हो गया है, आपके पास थोड़ा सा समय रेस्ट करने के लिए है, उसके बाद आपको नेक्स्ट क्लास भी लेनी है, अंग्रेजी वाली, है ना। तो कृपया करके हाथ जोड़ के विनती है कि अंग्रेजी को ढंग से पढ़ो। कबूतरों, कैसे करोगे फिजिक्स के सवाल, तुम्हें कैसे आएगी, तुमको वर्ड प्रॉब्लम करनी है, मैथ्स और इंग्लिश। कृपया करके बहुत ध्यान से पढ़ें, पूरी मेहनत करें, उसके बाद जो बचे थोड़ी सी तुम्हारे अंदर ऊर्जा, तो उसको फिजिक्स में लगा लेना, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं हम लोग आप सभी से अगले लेक्चर के अंदर। बताना एक बार जरा इलेक्ट्रिसिटी का पहली क्लास, पहला इंट्रोडक्शन कैसा लगा आपको, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना, ठीक है ना। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर, जहां पर हम लोग पढ़ रहे होंगे वोल्टेज को, जहां हम इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना सीख रहे होंगे, और इलेक्ट्रिक सर्किट में होने वाले सारे कंपोनेंट्स की चर्चा भी करेंगे। ये एम मीटर क्या होता है, ये वोल्ट मीटर क्या होता है, ये रियोस्टेट क्या होता है, सारी बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। मिलते हैं अगली बार, माय डियर पिजन्स एंड पिजनियाज। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।